वैश्विक माहेश्वरी संगठन, उद्योग वर्धिनी और विस्डम एक्स्ट्रा कंसल्टेंट, इनका संयुक्त उपक्रम फूड इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र के अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विभागों पर रोज एक विशेषज्ञ द्वारा उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी, टेक्निकल जानकारी, सारी जानकारी देने का ये जो सेशन है, उस सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बीच में 2 दिन का गैप हुआ, अन्यथा पिछले लगभग 8 दिन से हम डेली एक विषय पर, उस विषय के जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और उसी कड़ी में आज मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं सुनील जी चांडक से कि आज के जो भी विशेषज्ञ हैं उनका आप परिचय कराए, विषय की थोड़ी सी भूमिका रखें और आज के सेशन को शुरुआत करें, क्योंकि ज्यादा समय विशेषज्ञ जी को ही मिलना चाहिए। बाकी चीजें तो खैर फॉर्मेलिटी होती है। तो मैं निवेदन करूंगा सुनील जी से कि आज के सेशन की शुरुआत करें। यस यस, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अध्यक्ष साहब, और सबको मेरा जय महेश। बेसिकली आज इसी श्रृंखला में अगली कड़ी जो है वो है फ्रोजन फूड। आज आपको सबको पता है कि हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल हम फ्रोजन खा रहे हैं। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में मटर कहाँ से आ रहा है, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो हम फ्रोजन खा रहे हैं। देश विदेश में भी, स्पेशली एक्सपोर्ट में तो इसका तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन हमारे इंडिया इंडिजिनस भी इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। फ्रूट, कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ज़्यादा देर रखने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसकी जिसकी वजह से उसके प्रोटीन और उसकी कोई वैल्यू कम नहीं होती। और कायम रख के हम कर रहे हैं। अभी मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैं मेरी बेटी दुबई रहती है, तो अक्सर 6 एक महीने में जाते रहता हूँ दुबई। तो दुबई ऐसे ही 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, समझो कि मैं गया था। तो मेरी बेटी ने एकदम मस्त गर्मा गर्म चपाती वगैरह सब, मेरा यार शानू, उसके नाम शानू है, तो कैसे चपाती बनाने लगी इतनी अच्छी गरम गरम। बोले पापा ये सब ये उन्होंने मुझे बताया। देखा तो वो हमारे नासिक की चपाती थी। नासिक में एक यहाँ पे यूनिट है जो रेड फ्रोजन चपाती एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत बड़ा यूनिट है सिग्नेचर करके। तो यू कैन इमेजिन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नासिक से ही हमारे समोसा वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसे फ्रोजन फॉर्म में जा रही है, काफी विदेश में जा रही है। मेरा कहना क्या है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हम इसके बारे में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे अभी जो क्षितिज जी बागला है, जो इसी फील्ड में इनका खुद का कारोबार है, वही अपने को आज गाइड करने वाले हैं। और उनका एक प्रॉपर पहचान, में जितेश सोनवने जो है हमारे, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवा के दे, और फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। लेकिन सबको मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला एक क्षेत्र है। इसमें हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो जिसको जिसको इंटरेस्ट रहे कि फिर बाद में आपका इंटरेस्ट जाहिर करें, फिर हम आपको डेफिनेटली इसका एक डिटेल ट्रेनिंग भी करवाएंगे। तो विद दैट, मैं जितेश, यू आर देयर ना? Yes, thank you so यस, much. हाँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। Yes, गुड इवनिंग। उद्योग वर्धिनी की ओर से मैं जितेश सोनवणे आप सभी का आज के इस सेशन में सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ ज्वाइन हुए, क्षितिज बागला सर। He is a founder at Unico Food Consultant, और सर का more than 7+ years का diverse experience है। Uh, he has done a masters in food technology, and he specializes in business consulting, brand development, pricing strategies, budgeting, legal and marketing consulting. He has worked with more than 15+ clients, and also launched several enterprises with more than 35+ clients in India and abroad as well.
and also he excels in launching a product from ideation to market handling, uh, from ideation to overall the product launching. And he has handled the investment from 25 lakhs to up to 10 crores valuation. So with this introduction, I welcome Akhilji sir in this session, Thank you so and much, sir. we can start the today's session. Thank you so much, Thank sir. वेलकम क्षितिज जी। Thank you so much, sir. यस, आप शुरू कर सकते हाँ जी। सो जैसे सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और बताया भी फूड इंडस्ट्री के बारे में, कहाँ कहाँ तक इसकी पहुंच है आज की तारीख में फ्रोजन फूड की। इसमें मैं आपको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे फ्रोजन फूड कैसे होता है, क्या कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसकी वेरियस एप्लीकेशन हो सकती है ना, और कहाँ कहाँ पे और क्या क्या टेक्नोलॉजीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और क्या एक इनिशियल स्टेज पे आप कर सकते हैं, इनिशियली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने बजट से कर सकते हैं, हाईएस्ट इसका बहुत बड़ा स्कोप है कि हाईएस्ट हम मल्टीपल लाइंस में भी जा सकते हैं। तो एंड तो है नहीं, पर स्टार्टिंग का मैं आपको स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं वो बिल्कुल मैं इसमें आपको हम कवर करेंगे। तो जैसे आप देख सकते होंगे, जो ये मेजर मैं आपको एक तो फ्रोजन फूड, साथ में रिटॉर्ड, और आपको फ्रीज ड्राइड का भी थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा इसके अलावा फ्रोजन फूड के अलावा भी क्या चीजें हैं जो सेम मतलब फूड में या एप्लीकेशन में काम आती है। मतलब एप्लीकेशन सेम है पर टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेजर एडवांटेज एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे हम फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे मीन्स है फ्रीजिंग का। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये ब्लास्ट फ्रीजर है, एक कैबिन वाला फ्रीजर है जिसमें आप फ्रीजिंग करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, और ऐसे फ्रोजन होके इंडिविजुअली एक एक पीस निकलता है, इसमें जुड़ता नहीं है ना। और पल्प वगैरह हो तो हम ब्लास्ट फ्रीजिंग यूज करते हैं, जो यहाँ पे आप कैबिनेट देख रहे हैं। तो मिक्स वेजिटेबल्स हो गए, या हल्दीराम का कॉकटेल समोसा जैसे सर ने बताया, नान चपाती वगैरह हो गया, कटलेट्स हो गए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। और क्या है, ये रिटॉर्ड होता है, जैसे आपने सबने रिटॉर्ड पाउचेस कभी ना कभी खाए होंगे कि दाल खोला खा लिया, रेडी टू ईट। आजकल ये रेस्टोरेंट लाइन में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो बल्क में केटरिंग वगैरह में भी सब आ गया है। तो ये हमने रिसेंटली एक छोटा सा प्लांट भी करा था, मैं आपको उसका भी वीडियो दिखा देता हूँ। ये रेडी टू ईट में है, जैसे हल्दीराम वगैरह का आता है, राजमा दाल वगैरह। ये मशीन होता है, इसमें फूड स्टेरलाइज हो जाता है। कोल्ड कॉफी वगैरह, कैन कोल्ड कॉफी वगैरह जो आता है, मिल्क मिल्क फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह, वो भी इसमें बन सकता है। और इसमें जो बनती है चीज, उसको आप 12 महीने तक बाहर रख सकते हैं। उसको किसी भी रिफ्रिजरेशन या किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे ग्रेवी वगैरह, रिटॉर्ट ग्रेवी वगैरह आता है, वो वाली चीजें इसमें हो जाती है। अब ये है फ्रीज ड्राइड। जैसे आजकल आपने फ्रूट्स देखा होगा, फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, कैमल का मिल्क, फ्रीज ड्राइड मिल्क आ रहा है, तो इसमें जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा अच्छी रहती है। अगर आप देखते हैं तो एक ऑल्टरनेटिव होता है स्प्रे ड्राइंग, जो मिल्क का मिल्क पाउडर आता है, पर आजकल फ्रीज ड्राइंग पे लोग जा रहे हैं। एक्सपेंसिव है, इसलिए एक्सपेंसिव गुड्स में ज्यादातर यूज होती है, जैसे कैमल मिल्क वगैरह, इट्स मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल मिल्क। ठीक है, और जल्दी खराब होती है वो चीजें। वो चीजों में फ्रीज ड्राइंग लाइकोफिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इसमें इतना ठंडे टेम्परेचर पे किया जाता है कि जैसे जो ठंडे होके भाप उड़ती है। तो इसमें भी वही है कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम कर रहे हैं, डिहाइड्रेट कर रहे हैं, बट सन के की जगह हम इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले जाके उसका सब्लिमेशन करवा रहे हैं। तो उसको जो भाप है, उसके अंदर जो पानी है, उसको ठंडा करके उड़ा रहे हैं। ठीक है, अब फ्रोजन फूड पे आ जाते हैं वापस। ये मैं ग्लिम्स देने का कि और क्या चीजें हैं जो सेम एप्लीकेशन में यूज होती है। ठीक है, अब फ्रोजन फूड की हम बात करें, तो कोई भी पेरिशेबल आइटम जो जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम रैपिडली फ्रीज कर रहे हैं, उसको ब्लास्ट फ्रीजिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी फ्रीज करना है। ठीक है, और वो मेंटेन करेगा उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, और एक्सटेंड हो जाएगा, उसका जो भी शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, रैपिड हम जल्दी इसको फ्रीज क्यों करते हैं, जिससे इसका एक तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो खत्म हो जाए। ठीक है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब जैसे रंग रंग उसका गाढ़ा हो जाता है या रंग खत्म हो जाता है। जैसे खाने को थोड़ी देर रख दें तो चपाती वगैरह होती है, तो आपने देखा होगा कभी कभी वो काली सी हो जाती है ना। तो उसको वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है। तो दोनों ही स्पॉइलेज का कारण होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा रेंसिडिटी या एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये दोनों चीजें होती है फ्रोजन फूड में। आप
फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट्स, सी फूड, इन सबको ही प्रिजर्व कर सकते हैं। कोई भी चीज जो आप घर में खाते हैं उस चीज को प्रिजर्व किया जा सकता है, फ्रीजिंग किया जा सकता है। ठीक है ना? और फिर इसको हम स्टोर कर सकते हैं हाउस होल्ड रिफ्रिजरेशन में या कमर्शियल कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, और इसको थॉ करके, बिना थॉ करके हम यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इसका ग्लोबल मार्केट साइज देखें तो ग्लोबल मार्केट साइज जो है वो 23 लाख करोड़ का है। ठीक है, जो आने वाले समय में 2028 तक वो 29 लाख का प्रोजेक्टेड करोड़ कर रहे हैं। ठीक है, और 5.1% से ये बढ़ रहा है। पर ये है ग्लोबल का, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में क्या हो रहा है। पर अब इंडिया की बात करें तो अभी मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी क्या अवेयरनेस आ रहा है कि यार ये चीज सेफ है। कोविड के बाद बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है कि 17% से इंडस्ट्री बढ़ रही है। ठीक है, और 19 हजार करोड़ का ये मार्केट है अब इंडिया में, और इंडिया में भी रैपिडली ग्रोइंग है। अगर मैं बात करूं यूके या यूएस का, तो ये बहुत ज्यादा अब सेचुरेट हो चुका है वहां पे। पर इंडिया में अभी भी ये इमर्जिंग है, क्योंकि रिसेंटली ये टेक्नोलॉजी यहाँ, रिसेंटली हम देखें तो लोगों में ईटिंग हैबिट्स चेंज हुआ है कि वो फ्रोजन फूड हो गया। कोविड के दौरान काफी सबने एक्सपीरियंस करा ये चीज को, और खा के देखा तो रियलाइज किया ये चीज तो अच्छी है। तो उन्होंने रियलाइज किया, तो इसका जो बाहर तो था ही, पर इंडिया में भी कन्वीनियंस, और इंडिया में भी वो चीज आने लगी। और इंडिया में जो आप देख रहे हैं हेक्टिक लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये एक इंटरेस्ट का लोगों का विषय बना है कि फ्रोजन फूड हम कंज्यूम करें। मेजर मार्केट्स हैं इसके, फ्रोजन स्नैक्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड, जो मेजर मार्केट्स होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि लो मतलब स्कोप क्या है, क्यों क्यों कर रहे हैं हम फ्रोजन। ठीक है, एक तो कन्वीनियंस है, प्रिपेयर्ड फूड है। जैसे कन्वीनियंस कैसे कि आपने जैसे चपाती सर ने बताया, ठीक है, तो चपाती गरम करी और खा ली। ठीक है, कहीं उसको बनाना नहीं, कहीं आटा नहीं गूंदना, तो कन्वीनियंस हो गया। अब प्री कट वेजिटेबल्स भी आती है कि आपने जैसे आप देखते हैं वो पुलाव मिक्स आता है या मिक्स वेजिटेबल्स का मिक्स आता है, जो मैं सबसे पहले आपको दिखाया। तो आपने सिर्फ जीरा तेल डाला, जीरा डाला, वेजिटेबल डाली और नमक मिर्ची डाली, और आप रेडी कर सकते हैं। कोई काटना नहीं, कोई छीलना नहीं। तो वहां पे हो गया रेडी टू कुक मील्स भी आते हैं। ठीक है, जो आपने डायरेक्ट उसको कुक कर देना है। ठीक है, मतलब मैरिनेटेड चिकन हो गया, मैरिनेटेड पनीर हो गया, पनीर हो गया, जैसे लीशियस वगैरह पे आप देखेंगे मैरिनेटेड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आता है। उसमें आपको कुछ नहीं, आपको बस गर्म करना है और उसको कुक करना है। ठीक है, और फिर फुल्ली प्रिपेयर्ड डिशेस भी आती है, जैसे जैसे कि आपकी मान लीजिए दाल दाल मखनी है, तो आपने बस गर्म करी और खा ली। ठीक है, उसको हीट करा और खा लिया। ठीक है, ऐसे डिशेस भी आती है। तो कन्वीनियंस और प्रिपेयर्ड फूड हो गया, आपने सिर्फ सर्व करना है, हीट करो और सर्व करो। ठीक है, अब हम क्वालिटी प्रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें जो उसका क्वालिटी है, उसका टेक्सचर है, उसका फ्लेवर है, वो सारी चीजें इंटैक्ट रहेंगी और लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए रहेंगी। ठीक है, अगर आप घर में कोई खाना बना रहे हैं तो वो 4 घंटे या एक दिन से ज्यादा रेफ्रिजरेशन में लगे, 2 दिन से ज्यादा नहीं, वो नहीं सरवाइव करेगा, खाना खाना खराब हो जाएगा। पर अगर हम उसको फ्रोजन कर देते हैं तो खाने की शेल्फ लाइफ 1 साल तक बढ़ सकती है। हम अब स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं कि अगर मेरा आम है फॉर एग्जाम्पल, तो आम का पल्प मैं उसको 2 साल तक मैं प्रिजर्व कर सकता हूँ, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, मटर हो गया, मटर जो खराब होना था, तो उससे मेरी फसल भी बच रही है और मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि आज की तारीख में जो फ्रूट्स हैं या कोई चीजें हैं, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे, जैसे पैशन फ्रूट हो गया, या कुछ चीजें बहुत जल्दी खराब होती थी, तो वो पहले पहुंचती नहीं थी हमारे पास, वो है ना। पर आज की तारीख में हम देखेंगे तो ऐसे एक्सोटिक फ्रूट्स हमारे पास पहुंचते हैं कोल्ड चेन और कमर्शियल कोल्ड फ्रीजिंग का ही है। उसको आप फिर फर्दर आप स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रीजर में। ठीक है, जैसे आप मैंगो का आमरस बना सकते हैं, कभी भी खोला उसको। और दूसरा जो आइसक्रीम्स होती हैं वो भी एक फ्रोजन डेजर्ट ही है। ठीक है, तो आइसक्रीम भी कहीं ना कहीं यहीं पे आ रहा है। ठीक है, क्रीम को हमने फ्रीज कर दिया फ्लेवर्स डाल के। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि जो फर्दर कमर्शियल एप्लीकेशन है, मान लेते हैं कि मेरी आइसक्रीम कंपनी फॉर एग्जांपल, अब मुझे उसमें मैंगो का फ्लेवर बनाना है, ओरिजिनल मैंगो डालना है, ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी डालना है, तो वो ईज होता है कि मैं फ्रोजन तो डाल सकता हूँ और 12 महीने स्टोर कर सकता हूँ। तो मुझे 12 महीने, जब वो सस्ता था, जब मैंने उसको परचेज कर लिया और मैंने स्टोरेज कर लिया, ठीक है, तो आगे जाके मैं उसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ग्लोबली अवेलेबिलिटी हो जाती है कि मैं यहाँ से इंडिया से मैं कोई भी मान लेते हैं मैंगो का पल्प मैं बाहर भेज रहा हूँ। ठीक है, जैसे नासिक बेल्ट और जो पुणे की बेल्ट है, वो फ्रूट्स फ्रूट्स के रिटॉर्ट एज वेल एज फ्रोजन में बहुत फेमस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रूट्स वगैरह इजीली अवेलेबल होता है, फ्रूट्स की बेल्ट अच्छी है वहां पर। पीछे हम देखेंगे तो पाइनएप्पल वगैरह और वो सब चीजें भी एग्जिस्टेंस में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो मैंगो वगैरह भी अपना
एसेंट में है, पर वहां पे एक अच्छा जैसे हम अगर आगे चलें तो ये सतारा की बेल्ट और इधर काफी अच्छे फ्रूट्स है, तो इधर इधर भी है। ठीक है, मेन नासिक पुणे इधर बेल्ट में काफी अच्छा फ्रूट्स का लोग कर रहे हैं, फ्रूट प्यूरे और वो सब रिजर्वेशन का, फ्रोजन का वहां पे काफी अच्छा स्कोप है। अब इंडस्ट्रियल और होम यूज में देखें तो इंडस्ट्रियल यूज में मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि आप जैसे आम फॉर मैंगो पल्प है, तो अब फूड सर्विस वाला है, कैटरिंग वाला आपसे ले सकता है, और वो आम रस या कुछ भी उसको मैंगो का पुडिंग बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो वहां पे वो यूज कर सकता है। ठीक है, अब वो पूरा स्लाइसेस में भी हो सकता है, ये नहीं है कि आपको प्यूरे करना है, तो आप जैसे स्लाइसेस में भी कर सकते हैं, तो स्लाइसेस में वो आगे जाके वहां पे यूज हो सकता है, तो हाउस होल्ड कन्वीनियंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्वीनियंस है कहीं ना कहीं। आप पूरा जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड का डो भी फ्रीज हो सकता है कि मैंने सिर्फ ब्रेड का डो लिया, उसको बेक कर दिया। ठीक है, तो वो भी हाउस कन्वीनियंस हो सकती है। जैसे आप मैकडोनल्ड्स वगैरह में इधर पिज्जा हट्स वगैरह में देखते हैं, तो वो डो वहां से बना बनाया आता है किचन से, तो वो भी फ्रीज में कहीं उसको उसको ब्लास्ट फ्रीज करके भेजा जाता है, उसको ठंडा करके भेजा जाता है जिससे वो खराब ना हो। ठीक है, और वो ठंडे में पूरा दौरान रखा जाता है। अब हम आ जाते हैं हेल्थ कंसर्न्स पे। अब देखेंगे जो भी हमारा फ्रोजन फूड होता है, उसमें एक तो विटामिन वगैरह प्रिजर्व रहते हैं, मिनरल्स प्रिजर्व रहते हैं, दूसरा हमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव या केमिकल हमें डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रिजर्व होगा फ्रोजन रह के। अगर हम हिस्ट्री देखें इसकी, तो हिस्ट्री में सबसे पहले स्कीमोज ने यूज करा इस चीज को, जो भी आइस के साथ यूज करा, फिर उसके बाद नेचुरल आइस हार्वेस्टिंग हुई कि लोग बर्फ से ठंडा करने लगे 19वीं और 18वीं और 19वीं सदी में। फिर मैकेनिकल फ्रीजर्स आ गए। ठीक है, मैकेनिकल मतलब जो हम फ्रिज यूज करते हैं वो मैकेनिकल फ्रीजर्स आ गए, कंप्रेसर का हुआ 19th सेंचुरी में मैकेनिकल फ्रीजर आए। तो जेकब पेरकिंस एंड जॉन गॉरी ने ये मतलब ग्राउंड वर्क किया मॉडर्न रिफ्रिजरेशन का। फिर क्लेरी आइस क्लेरेंस बर्ड आइस ने सबसे पहले ब्लास्ट फ्रीजिंग करा। ठीक है, -40 से -50 डिग्री पे इन्होंने फ्रीज करके सबसे पहले इन्होंने करा, और उसके बाद कमर्शियली इसको लॉन्च करा, 1927 में लॉन्च करा, इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली, और वाइडली ये एक्सपोर्ट करने लग गए 1930 तक। और इन्होंने फिश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये कमर्शियली फ्रोजन फूड्स ये सोल्ड कर रहे सेल कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हमारा 20th सेंचुरी है, तो ये इसका और एडवांसमेंट हुआ, फ्रीजिंग इक्विपमेंट से आए, पैकेजिंग हुई। ठीक है, पैकेजिंग होके आगे कंटिन्यूस हुआ। फिर अगर हम वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखते हैं, तो एक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी एकदम से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में कन्वीनियंस फूड का बहुत जरूरत थी, तो एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, और ज्यादा शेल्फ लाइफ चाहिए थी। प्रोडक्शन कम था क्योंकि लेबर, जो भी जितने भी लोग थे वो तो वॉर पे थे, तो लेबर का भी कंस्ट्रेंट था, तो फूड को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो शेल इसको भी काफी डेवलपमेंट का या फंडिंग दी दी गई उस टाइम पे, तो काफी ये इम्प्रूव हो। ठीक है, इंटरेस्ट एरिया बन गया। और अगर हम इसको मॉडर्न एरा में देखें, तो आज की तारीख में काफी सारे फ्रीजिंग में एडवांसमेंट है, जैसे हम वैक्यूम सील कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग करके उसको टेम्परेचर कंट्रोल करके रख रहे हैं। जैसे आज की तारीख में हमने देखा होगा स्वीट्स वगैरह आ रही है, तो स्वीट्स भी फ्रोजन हो रही है ना, पर फ्रोजन तो हो रही है, पर अगर मैं उसको कंप्लीट फ्रोजन कर दूंगा, तो क्या होगा कि वो अंदर से उसमें भी आइस वो जम जाएगी, पर वो जमे भी ना, तो इसके लिए मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग करते हैं, जिससे वो अपना जो अपनी ओरिजिनलिटी है वो इंटैक्ट रखे। ठीक है, अब इसमें क्रायो फ्रीजिंग मेथड्स आ गए, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, तो बहुत जल्दी होता है, पर ये ज्यादातर आज की तारीख में फूड में कम यूज होता है, बट हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स देखें, वैक्सीन वगैरह में फ्रीजनिंग मेथड आज यूज हो रहा है। ठीक है, फ्रोजन वैक्सीन आती है जिनको जब लगाना होता है उसको थॉ कर लिया जाता है। अब मेन चीज है कन्वीनियंस, एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू, वर्सैलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है कि आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी एंड क्वालिटी कंसर्न देखें, तो जब तक वो ठंडा रहेगा, जब तक वो पूरे उसमें रहेगा, ठीक है, वहां पे स्पॉइलेज का चांस नहीं रहेगा, सड़ने का चांस रहेगा, सिर्फ और क्वालिटी इंटैक्ट रहेगा अगर वो फ्रोजन है तो। ठीक है, अगर वैसे रख दिया तो आप चेक करते रहेंगे खराब हुआ है या नहीं हुआ, राइट, पर इसमें पता है कि ये दिस इज सिक्योर, और कॉस्ट एक बार करेंगे तो कॉस्ट एफिशिएंट होता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट है कि मेरा खराब नहीं होगा सब्जियों से, मेरा खराब सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज नहीं होगा, फ्रोजन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी कहीं ना, और मेरे को प्रोड्यूस भी कम करना पड़ेगा,
क्योंकि वेस्टेज नहीं हो। ठीक है, तो एक वो भी चीज आज की तारीख में ये भी कंसर्न चल रहा है कि ओवर प्रोडक्शन जो होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अब फार्मर उगा देते हैं पर उनको वैल्यू नहीं मिलती। वैल्यू क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं होती। अगर ऐसी कंपनीज हों कि हम फ्रोजन कर रहे हो तो हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, और डिमांड क्रिएट करेंगे तो वेस्टेज नहीं होगी, फार्मर की कहीं ना कहीं हेल्प होगी। ठीक है, पर वो सड़के किसी के पास जा नहीं रहा है ना। वो कभी भी आप देखेंगे, जैसे बरसात होती है तो बरसात में सब्जी मंडियों में सब्जियां आना बहुत कम हो जाती हैं, या सब्जी नहीं मिलती। आज की तारीख में देखेंगे सब्जी नहीं मिलती। पर अगर वहां पे वो फ्रोजन हो रही होती पहले, तो बरसात में लोग सस्ती होने के दौरान लेके हम फ्रोजन कर रहे होते उसको। ठीक है, मतलब बरसात से पहले जब सस्ती हो जाती है सब्जियां, ठीक है, जैसे सर्दी आएगी तो सस्ती हो जाएगी, तो बरसात के टाइम पे फ्रोजन फूड कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो वहां पे काफी चीजें ये हो जाएंगी। जैसे मॉडर्न ट्रेड में जाएंगे हम, ठीक है, जैसे हम ये फ्रोजन वेजिटेबल्स देख रहे हैं, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ फ्रोजन फूड्स है। अब इसमें जो जैसे सफल मटर सबने खाया होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, तो वैसे ही ये जैसे मैं आपको साइड में ये बाहर के एग्जांपल्स हैं, यूके के एग्जांपल्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया स्टाइल वेजिटेबल मिक्स। तो वेजिटेबल मिक्स है, पेपर अनियन ब्लेंड है। तो पेपर अनियन ब्लेंड ये है कि जो जैसे पास्ता वगैरह में जो डालते हैं, ये यही ब्लेंड है। ठीक है, अब रूट रूट ब्लेंड है, तो सब्जी रूट ब्लेंड है, सैलेड खा लिया। ठीक है, फ्रूट सैलेड पूरा ब्लेंडेड मिल रहा है। बेरी मेरे को बेरी का शेक बनाने में सीधा बेरीज डाली। तो ये कहीं ना कहीं अगर फ्रोजन होने लगे अच्छी क्वांटिटी पे, तो ये कहीं ना कहीं हमें काफी बेनिफिट हो सकता है। और ये चीजें सस्ती हो सकती है इंडिया। इंडिया में चीज सस्ती हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है कि कंजप्शन बढ़ेगा, लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। ये जैसे आप देख रहे हैं पल्प है, तो बी टू बी में तो काफी ये चल रहा है। बट अभी जो रिटेल कंज्यूमर में है, रिटेल में है, तो रिटेल में इंडिया में काफी कम है। अब हम फ्रोजन मील्स की बात करते हैं, जैसे आप ये एमटीआर का साउथ इंडियन मील देख सकते हैं। तो वड़ा है, चटनी है, सांबर है। ठीक है, ये यूएस की कंपनी है पावर बॉल्स, ये पूरा सैलेड मील बेचती है। हम्म, तो ये सैलेड मील बेचती है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, और ये पूरा ये प्रिपेयर्ड मील है। ये आप जो देख रहे हैं, ये ओपन का आप इमेज देख सकते हैं। तो इसमें करी है और साथ में राइस है। ये फ्रेंच फ्राइज, अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें, हम मैकडोनल्ड्स से, तो मैकैन के फ्रेंच फ्राइज इंडिया में जो लाने वाला वो मैकडोनल्ड्स है। तो मैकडोनल्ड्स ने मैकैन को हायर करा कि इंडिया में मुझे फ्राइज बनाना है। ठीक है, तो वहां से ये इंडिया में फ्रेंच फ्राइज आए जो आज एवरीवन लव्स इट, राइट। तो वहां से ये इसका इंडिया में चलन हुआ। वैसे ये समोसाज हैं, ये मोमोज आए अब। ठीक है, तो हर चीज जो नॉर्मली जिसकी डिमांड बढ़ी तो फ्रोजन होने लगी। ये टोटल का फ्रोजन चिकन कट्स हैं, मटन कट्स हैं, ये सारी चीज हो गई। फ्रोजन एग्स हैं, ये फिशेस है। ये जो लास्ट वाली है ये आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम पैक्ड है। फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम्स, पनीर, फ्रोजन पनीर आता है अमूल का। चीज फ्रोजन आती है। ठीक है, चीज इतनी सरवाइव नहीं कर सकती बिना refrigerant या बिना फ्रोजन के। फ्रोजन योगर्ट्स हैं। ये आप देख, पफ पैटी के स्क्वेयर्स हैं, जो पफ पैटी हम पैटीज बनाते हैं उसके पफ स्क्वेयर्स हैं, जो आप सब सीधा निकालिए और बेक कर दीजिए। कुछ भी आपको फिलिंग करनी है बेक कर दीजिए। क्या रेडी टू बेक पाइज हैं, पुल अपार्ट बन्स हैं, जो मैंने आपको बताया था ब्रेड डो है। तो ये सारी चीजें आ रही है मार्केट में। तो ये थोड़ा सा फ्लो है कि क्या करते हैं कि मटेरियल आया, मटेरियल आके प्रिपरेशन हुई। ठीक है, उसका यूटेंसिल प्री प्री प्रिपरेशन हुई, क्लीनिंग हुई, वॉशिंग हुई, पीलिंग हुई, जो भी आपका वेजिटेबल वेजिटेबल वगैरह है। वेजिटेबल्स के लिए हम ब्लांचिंग करेंगे। ठीक है, ब्लांचिंग में स्टीम ब्लांचिंग हो सकती है, हॉट वाटर से हो सकती है, माइक्रोवेव से ब्लांचिंग हो सकती है। ठीक है, ब्लांचिंग से वेजिटेबल्स में करते हैं, उस वेजिटेबल्स में करते हैं जो लूज नहीं करते, जो हार्ड एंड वेजिटेबल्स होती है। ठीक है, ब्लांचिंग इसलिए की जाती है कि उसका जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, माइक्रोबियल ग्रोथ है, उसको कम किया जा सके। तो इसके बाद हम फ्रीजिंग कर रहे हैं, फ्रीजिंग है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, बल्क पैकिंग में। या फिर या फिर उनको हम डायरेक्टली अपने जो डिजायर्ड में पैकेजिंग कर सकते हैं, या फिर हम दो जैसे 25-25 50-50 किलो में पैक करके रख दें। जब हमें रिक्वायरमेंट हो, जब हम छोटे पैकेट में पैक करके उसको आगे बेच सकते हैं। ये थोड़े प्रिंसिपल्स है फ्रीजिंग के। तो कंडक्शन, अगर हम बात करें, जो भी
बेसिकली हीट ट्रांसफर का रोल है वहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, जो भी हीट है जो इंटीरियर से सरफेस की तरफ जाएगी, ठीक है, जब इंटीरियर की सरफेस की तरफ जाती है तो ये होता है कि जो दैट इंश्योर्स द रीचेस द फ्रीजिंग हाई फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो पूरा जो मटेरियल है ये कंडक्शन इंश्योर करता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, ठीक है, इंटीरियर तक। अब कन्वेक्शन है, तो कन्वेक्शन का मतलब है जो कन्वेक्शन जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। जो हीट है वो सरफेस से उसको कैरी मतलब स्पीड अप करता है सरफेस से आगे पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो कंडक्शन और जो कन्वेक्शन होता है वो मेन होता है। तो ट्रांसफर द हीट थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मतलब जहां से फ्लूइड होगा या लिक्विड होगा गैस होगा तो गैस के साथ बाहर निकले, जैसे भाप निकल रही है तो हीट आपकी बाहर निकलती जाएगी, ठीक है। तो उसको कन्वेक्शन आपका बताता है। अब रेडिएशन, बेसिकली रेडिएशन क्या है, ठीक है, इसमें जो प्री हीटिंग है उससे नीचे जाएगा पहले, ये प्योर वाटर का है जो नॉर्मली रेडिएशन में प्रोडक्ट में जाता है, उसके बाद इसके बाद अपन उस पर आते हैं। प्री हीटिंग में जीरो से नीचे जाएगा और पूरा फ्रीज हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा स्टोरेज टेम्परेचर की तरफ, ठीक है, जीरो से नीचे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो कंडक्ट यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो सिक्वेंसली कंडक्शन और कन्वेक्शन काम आएगा यहाँ पे। तो जो हीट एक्सचेंज है वो सब्सटेंस का होगा एंड इट्स सराउंड पर्टिकुलरली वो वैक्यूम, एक वैक्यूम या स्पेस एनवायरनमेंट बना लेगा, ठीक है। अब सुपर कूलिंग अपन देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो सुपर कूलिंग क्या है, जैसे ये जो लाइन है फ्रीजिंग पॉइंट की ये 0 डिग्री, ठीक है। अब वो लिक्विड स्टेज से बिल्कुल नीचे आया और वो सुपर कूलिंग हुआ तो पूरा एक एक बार में वो हीट होगा। ये फूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्योर वाटर की बात थी क्योंकि प्योर वाटर में कुछ था नहीं, ठीक है। अब वहां पे सुपर कूलिंग होगा क्योंकि इसका वो ऑब्जेक्ट जो है वो कूल होने में सॉलिडिफाई होने में टाइम लगाएगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो रीच करेगा विदाउट सॉलिडिफाइंग या क्रिस्टलाइजिंग, ठीक है। तो क्विक फ्रीजिंग में क्या होता है, सुपर कूलिंग होती है या अंडर कूलिंग बोलते हैं हम इसको। तो एक साथ पूरा मटेरियल फ्रीज होगा, एक साइड पूरा मटेरियल सॉलिडिफाई होगा जिसकी वजह से एक छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। और एक तरह का पूरा वो प्रोडक्ट होता है, ऐसा नहीं कि वो कहीं से वो हार्ड है कहीं से वो सॉफ्ट है। एक टाइम पे वो ठंडा होगा तो आपको जो उसका टेक्सचर है वो इंटैक्ट रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से मेरा बर्न आ गया, मतलब आइस बर्न्स आ गए, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट है, लेटेंट हीट फ्यूजन होता है, न्यूक्लिएशन कम होता है। न्यूक्लिएशन होता है कि जहां से आइस क्रिस्टल बनना चालू होता है, इनिशियल जो टाइनी क्रिस्टल है वो काफी छोटे बनते हैं अगर रैपिड फ्रीजिंग करते हैं। तो क्रिस्टल की ग्रोथ है वो भी छोटी रहती है, ठीक है। जो मोर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज्यादा क्रिस्टल न्यूक्लियस ज्यादा बनते हैं जिसकी वजह से जो क्रिस्टल ग्रोथ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो छोटे बनते हैं, ठीक है। तो रेट जो है जो क्रिस्टल ग्रोथ का वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। जो भी प्रेजेंस न्यूक्लिएशन मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ से क्रिस्टल बनना स्टार्ट हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि ये उसमें कहीं कहीं से बर्फ जमती है या बर्फ के आइस क्यूब में भी दिखता है कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो वो छोटे बनते हैं। छोटे बनने से काफी चीजें उसमें एक जैसे आइसक्रीम खाएंगे आप, कभी होता है ना आइसक्रीम पिघल जाती है और आपने खाई, उसको पिघलने का दोबारा फ्रिज में नॉर्मल फ्रीजर में जम गई तो उसमें ना आइस आ जाती है, बहुत सारी आइस आइस आ जाती है, ठीक है। इवन फ्रीजिंग नहीं होती, कहीं पे आइस आ रही है कहीं पे नहीं आ रही है ना। पर अगर हम मार्केट से जमी जमाई लेते हैं जो फैक्ट्री में क्विक फ्रीजिंग हुई हो तो वो बड़ी स्मूथ होती, ठीक है। क्योंकि उसमें जो आइस क्रिस्टल है, जो पानी का क्रिस्टल है, ठीक है, वो छोटे छोटे बने होते हैं। ये एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग है, ये बैच का जैसे मैंने आपको दिखाया, ये कंटिन्यूअस दिखाया था। ये स्पाइरल है जिसमें जैसे छोटी जगह है, इसका इतनी लंबी फैक्ट्री नहीं है तो वो स्पाइरल में जा सकता है, ठीक है। इसको बेड फ्लूइड भी बोलते हैं, ये स्पाइरल में आ जाता है, ठीक है। इसमें एयर अपवर्ड फ्लो होती है जिसकी वजह से प्रॉपर फ्रीजिंग होती है। और इसमें आपका वैसे कन्वेयर है, ठीक है। पिज्जा वगैरह के लिए सब में स्पाइरल स्पाइरल यूज होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो वो आपके प्रोडक्ट वगैरह पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्या लेना है। तो पहले प्रोडक्ट डिजाइन डिसाइड करेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कि आपको कैसा लेना है, ठीक है। जैसे लंबी स्पेस नहीं है तो आप वर्टिकल भी ले सकते हैं, डिपेंड्स। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रीजिंग है, इमर्ज्ड फ्रीजर्स कहते हैं इसको। इसमें ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल ग्रिसलीन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, सोडियम अपना नमक का पानी हो गया, कैल्शियम क्लोराइड का पानी हो गया, उनका मिक्सचर हो गया चीनी और नमक का। तो वो ज्यादातर इसमें यूज होता है एज अ रिफ्रिजरेंट। जैसे आपने देखा होगा नमक हम मिलाते हैं तो जल्दी ठंडा होता है
जैसा आपने देखा होगा कभी आइसक्रीम लोग जमाते हैं तो उसमें नमक डाल दो साइड में बर्फ में, तो वो आइसक्रीम अच्छे से जम जाती है, तो उसकी रैपिड फ्रीजिंग होती है, तो उसको बार तेज तेज हिलाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं वो पहले के जमाने में जो होता था वो वैसे ही होता था। तो नमक क्या करता है, आइस को पिघलने नहीं देता है, पानी को जल्दी ठंडा रखता है ना, टेम्परेचर डाउन नहीं होने देता। तो कहीं ना कहीं लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज होता है, उसको हम क्रायो बोल देते हैं, आगे जाके वो हम देखते हैं। ठीक है। तो उसमें जो रिफ्रिजरेंट है वो प्रोडक्ट उसके अंदर जाएगा। ठीक है, वो उसका टेम्परेचर लेगा, वो बहुत ठंडा होगा। ठीक है, उसको एक्सटर्नली ठंडा करा जाएगा, पर इससे क्या होता है कि वो जो मेंटेन करेगा वो इंटरनली मेंटेन करेगा। पहले के टाइम पे यूज होता, आजकल इसको कोई ज्यादा यूज करता नहीं है, क्योंकि जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं वो वहां पे लेयर बना लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको फैन से स्प्रे करके फिर फैन से हटाया जाता है। ये है इनडायरेक्ट कांटेक्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे जो डो वगैरह होता है उसको प्लेट पे फैला दिया जाता है, और नीचे नीचे प्लेट्स होती हैं, इस पे रेफ्रिजरेंट चलता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये ट्रे है तो नीचे प्लेट्स हैं यहाँ पे ये, और यहाँ पे डो या जो भी फ्लैट चीजें होती हैं उनको रख के फिर फ्रोजन कर दिया जाता है। ज्यादातर ये डो के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ये आ गया क्रायो, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है, या फिर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। तो जैसे -196 डिग्री पे वो रैपिड फ्रीज होता है, बहुत क्विक फ्रीजिंग होती है सेकंड्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड -70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नॉर्मली जो हम फ्रीजिंग करते हैं। हम्म, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि अंदर जा रहा है, फिर मेरा नाइट्रोजन एग्जॉस्ट है, जो नाइट्रोजन होती है वो उड़ जाती है, और प्रोडक्ट मेरा इंटैक्ट होके वहां पे जाके बाद में स्टोर हो सकता है नॉर्मल टेम्परेचर, फ्री कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर। ठीक है, जो फ्रीजिंग रेट है, अगर हम फ्रीजिंग रेट की बात करें तो क्या है, पर पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस पर आवर, मुझे कितना चाहिए, कितना डिफरेंस रेशो है इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, और टू द फ्रीजिंग टाइम, और उस वो लोकल लोकेशन पे आपको ऐसे पता चलेगा कि उसका फ्रीजिंग रेट। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर से और डिजायर टेम्परेचर कितना है, उसके बीच का डिफरेंस, वो आपका फ्रीजिंग रेट हो गया। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब हम फ्रीजिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है। तो डायमेंशंस, सबसे पहली चीज हो गई डायमेंशंस, आपको यार ध्यान रखना है कि उसकी शेप क्या है। जब भी आप फ्रीजिंग या फ्रीजर कर रहे हैं सेलेक्ट, या आपका जो भी फ्रीजिंग रेट है या टेम्परेचर कितना रहेगा, या आपका मेरे को इनिशियल टेम्परेचर कितना रखना है या फाइनल टेम्परेचर कितना रखना है। ठीक है, इनिशियली प्रोडक्ट का टेम्परेचर मतलब कि मुझे पहले ठंडे पानी में डाल के करना है, उसको पहले मैं ठंडे पानी में डाल दूं फिर मैं फ्रीजिंग करूँ, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ सकती है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे पर्टिकुलरली जो थिकनेस है प्रोडक्ट की, और मेरा कितना अंदर तक वो पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, जैसे मैं होल फ्रूट कर रहा हूँ तो वहां पे बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब मेरा चीज बहुत थिक है। अब टेम्परेचर ऑफ रिफ्रिजरेटिंग मीडियम, अगर मेरा टेम्परेचर मीडियम मीडियम मेरा एयर हो सकती है, मैं अगर एयर ब्लोइंग कर रहा हूँ तो, अगर मैं एयर फ्लैश ब्लोइंग फ्रीजर, एयर ब्लास्ट फ्रीजर यूज नहीं कर रहा, अगर मैं रिफ्रिजरेंट यूज कर रहा हूँ, तो रिफ्रिजरेंट का जो भी मीडियम मेरा होगा उस मीडियम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, अब सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपन को ध्यान रखना है। जो भी मेरा सरफेस है वो कितनी जल्दी हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, कितनी जल्दी मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितनी जल्दी हीट मतलब ठंडा होगा बेसिकली, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो कितना जल्दी वो ठंडा होगा। ठीक है, तो जैसे उसकी उसकी जो फ्लूइड कंसिस्टेंसी है, मतलब अगर वो लिक्विड होगा तो नॉर्मल सी बात है जल्दी होगा, पर अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, मेरा पेस्ट है क्या है, और प्रोडक्ट के हिसाब से, मैट्रिक्स के हिसाब से वो सारी चीजें चेंज होती है। जैसे मान लेते हैं दूध है, तो पानी जल गर्म करेंगे तो लिक्विड, या दोनों लिक्विड है, दूध को गर्म करेंगे तो टाइम लगेगा, और पानी गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो उसी का एग्जाम्पल है कि जो भी प्रोडक्ट है वो कितनी जल्दी हीट हीट ट्रांसफर होती है। हीट हीट मतलब वहां पे कूलिंग होगी, है ना, रिवर्स हो गया हीट ट्रांसफर का। यहाँ पे कूलिंग ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर मतलब कोई भी तरह का ट्रांसफर, मतलब जो अंदर की गर्म गर्म हीट है वो बाहर निकलेगी और प्रोडक्ट ठंडा होगा। ठीक है, अब जो थर्मल कंडक्टिविटी है, अब वो कंडक्टिविटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी वो सेम चीज है। वहां पे कोफिशिएंट में सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस से कितनी जल्दी निकलेगा, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी बात कर रहे हैं कि वो कितना उसके जो बेसिकली जो कण है उसके अंदर। ठीक है, जो आयंस है वो आयंस कितनी जल्दी फ्लो करते हैं। अब ये थर्मल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स है ड्यूरिंग द फ्रीजिंग स्टोरेज। ठीक है, अब जो मेरे को 0 फ़ारेनहाइट चाहिए, ठीक है, और -18 पे मुझे स्टोर करना है,
नॉर्मली कमर्शियली -23 पे 23 पे इसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, अब इस पे क्या क्या डिपेंड करेगा मेरा, सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ फ्रोजन फूड किस पे डिपेंड करती है। एक तो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल खराब होगा तो प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा, ये तो मतलब दैट्स फॉर श्योर। और फिर मेंटेन करना है हमें प्रोडक्ट का सुटेबल टेम्परेचर, है ना, उसका कोल्ड चेन ड्यूरिंग द स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्प्ले इन रिटेल स्टोर ऑल्सो। जब रिटेल में रख रहे हैं तो भैया फ्रोजन फूड देखेंगे थी, हीट जो कोल्ड सेशन होता है वहीं पे होता है। ठीक है, तो -0 से -0 फ़ारेनहाइट या फिर -18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कूलर आप रख सकते हैं, है ना। और 6 महीने से लॉन्ग 2 साल तक आराम से ये टिकता है ना। तो 2 साल तक आप रख सकते हैं, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या है ना। और इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाईएस्ट पॉसिबल रखनी है। ठीक है, जिससे क्या होता है फ्रीजर बर्न्स नहीं होते। ठीक है, ड्राई हो जाएगा तो वो फ्रीजिंग बर्न होने लग जाएगी। ठीक है, जो ड्राई आउट होता है तो बेसिकली जो पैकेजिंग मटेरियल होता है ना, वो इतना सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड नहीं रखे। ठीक है, अगर आप ओपन बड़े बल्क पैक में कर रहे हैं तो हाईएस्ट पॉसिबल आरएच रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रखना है। ठीक है, अब जो स्टोरेज पर्टिकुलरली जो वेरियस हमारे फ्रोजन फूड्स है, वो डिपेंड करेगा उसकी जो स्टेबिलिटी है फ्रोजन स्टोरेज में, वो डिपेंड करेगी वही क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट से, प्रोसेसिंग कैसे किया गया है। ठीक है, और पैकेजिंग मटेरियल क्या है। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल अगर मैं स्ट्रांग है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, वाटर बैरियर अच्छा है, ठीक है, मॉइस्चर बैरियर अच्छा है, तो मेरा प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा सस्टेन कर सकता है। अब स्टोरेज लाइफ में हमें कूल पे रखने हैं, टेम्परेचर जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा सकते हैं हम। ठीक है, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर वो टेम्परेचर डाउन गया तो मेरा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। तो इसमें हम जो ट्रिपल T है, टाइम टेम्परेचर टॉलरेंस, कितने टाइम के लिए उसको बाहर रखा जा सकता है वो हम मेजर कर लेते हैं, कि जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मैं विदाउट कोल्ड चेन उसको सप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, कितनी देर में वो मेरा कितना टाइम टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर रहा है। अब टिपिकली हम देखें तो -80 डिग्री या कूलर हमें करना है। 3 डिग्री का हम फ्लक्चुएशन पॉइंट रखते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन की 2-3 डिग्री ऊपर नीचे हुआ तो हम सस्टेन कर सकते हैं। -23 डिग्रीज पे उसका कमर्शियली अपन मटेरियल को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता है इसलिए -18 तो रखना ही रखना है, पर हमारा मैक्सिमम टारगेट होता है कि -23 पे रखें एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, तो जिससे फ्लक्चुएशन हो तो हमारा प्रोडक्ट को हार्म ना हो, प्रोडक्ट इंटैक्ट रहे। ठीक है, हमारे 3 चीजें हम इसमें थर्मोकपलर्स हो गया, प्लेटिनम रेजिस्टेंस हो गए, थर्मोस्टेटर्स हो गए, वो हम लगा सकते हैं। जो भी हमारे सेंसर्स है वो हम कोल्ड फ्रीजर में, कोल्ड चेन में, कोल्ड में थर्मोकपलर लगा के हम टेम्परेचर की रीडिंग ले सकते हैं। अगर हम पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो वेरियस पैकेजिंग मटेरियल हम यूज करते हैं। जैसे पैकेजिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जैसे कंटेमिनेशन एक्सटर्नल फूड से, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फूड से ये वैक्यूम पैक कर दिया। तो वो अगर नॉर्मली फ्रीजर हो, जैसे हम कैरेट्स में भी फ्रीजिंग करते हैं, जैसे फिशेज वगैरह या मीट इंडस्ट्री में ओपन फ्रीजिंग होती है। ठीक है, वेजिटेबल्स के ओपन फ्रीजिंग होकर कैरेट में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, पर वहां पे वो कंटेमिनेशन या आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड, जब कंज्यूमर तक पहुंचने तक वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है, प्रिजर्वेशन करता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। एक्सटर्नल जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है उससे बचाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी का रेफ्रिजरेशन है, वो इतना साफ नहीं रखता, तो वहां पे अगर साफ में बिना पैकेजिंग के जाएगा, या पैकेजिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी कि वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट खराब होने के चांस पे आ जाए। फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मॉइस्चर लॉस हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, फ्रीजिंग बर्न्स हो जाएंगे, जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा लिपिड्स में, जो भी उसमें फैट है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, रेंसिडिटी दे देगा, तेल चढ़ जाएगा। ठीक है, और फ्लेवर्स हो गए, कलर हो गया, कलर चेंज हो जाएगा, लॉस ऑफ अरोमा हो जाएगा, या कोई वो दूसरी गंध वहां से जो आसपास रखा होगा, मान लेते हैं लहसन भी स्टोर्ड है वहां पे, तो ऐसी वो गंध भी ले सकता है अगर ओपनली वो स्टोर्ड है तो। ठीक है, और फिजिकल डैमेज से भी उसको बचाएगा प्रोडक्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है जब ये पैकेजिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो -25 डिग्री से 30 डिग्री का वो टेम्परेचर कर सके, या फिर हाई टेम्परेचर पर अगर रेडी टू ईट फूड है उसको माइक्रोवेव कराना है तो वो पैकेजिंग में वो माइक्रोवेव भी कर सके।
ठीक है, केमिकली इंटैक्ट हो, नॉन टॉक्सिक हो, और सूटेबल हो, कोई टेयर या वाटर प्रूफ हो, बेसिकली वाटर वेपर और वॉलेटाइल सब्सटेंस उससे ना उड़े। ठीक है, उसका कोई खुद का अरोमा ना हो, खुद का फ्लेवर ना हो, ठीक है, जिससे वो खराब करे प्रोडक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन से बचाए। ठीक है, वैक्यूम हो सके कि जैसे अब वो मेरे को वैक्यूम करना है, वेजिटेबल वैक्यूम, तो वैक्यूम से अगर मैं ऑक्सीजन हटा देता हूँ, मेरा और सिक्योर हो जाती है। या मैं कोई इनर्ट गैस भी उसमें कर सकता हूँ, जैसे मैंने मिठाई के केस में, स्वीट्स के केस में आपको बताया था, एटमॉस्फेरिक मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैकेजिंग होती है। तो जो मैप होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर प्रेशर पैकेजिंग, उसमें इनर्ट गैस हम इन्फ्यूज कर देते हैं, है ना, इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे प्रोडक्ट खराब नहीं होता, अंदर का उसका टेक्सचर खराब नहीं होगा। और ये आपको सनलाइट या आपको यूवी रे से भी बचाएगा, जिससे कलर वगैरह चेंज नहीं होगा, खराब नहीं होगा, और थोड़ी देर मेरा बाहर भी पड़ा रहे तो वो कहीं ना कहीं उसको सेव करेगा मॉइस्चर लॉस से। पैकेजिंग और ये इफेक्टिव भी है। जैसे हम थर्मल इंसुलेशन की बात करें, ठीक है, तो जैसे मैं बताया, लिमिट पॉसिबल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन विद इन द प्रोडक्ट, तो थोड़ी देर बाहर रखा रहेगा तो उसको कहीं ना कहीं वो बचाएगा, इजीली मेल्ट नहीं होगा, तो थोड़ा सा एक इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा। अभी हम देखते हैं, जैसे ये पैकेजिंग है, तो ये तो हो गया मेरा प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, ये हो गया मेरा, अंदर चला गया सेकेंडरी पैकेजिंग। अब मैं इसको पैक कर दूंगा, इसको पैलेट्स पे लगा दूंगा, ये मेरा टर्जरी पैकेजिंग। ठीक है, प्राइमरी हो गया, मैंने डब्बे में डाला, सेकेंडरी पैकेजिंग मेरा ये हो गया। ठीक है, जो मैंने टच कर रहा है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। अब मैं इसको डब्बों को जमा दूंगा पैलेट पे, तो मेरा वो टर्जरी पैकेजिंग हो जाएगा, अब वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। अब जो पैकेजिंग की बात करें हम, ठीक है, तो पेपर बोर्ड यूज हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर्स यूज हो सकते हैं, एल्यूमिनियम कंटेनर्स यूज हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के पैक्स यूज हो सकते हैं, एलडीपी जो पॉलीथीन होता है, ठीक है, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीपी पॉलीथाइलिन जो हीट रेजिस्टेंट भी होता है, ठीक है, पीवीसी कंटेनर्स हो गए, एलओडी हो गए, पेट हो गए, सी पेट हो गया, तो ये सारे के सारे कंटेनर्स यूज हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका पैकेजिंग का मेथड क्या है। पी ग्रेड्स यूज हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का, जैसे डीप फ्रीज फ्रीज ग्रेड्स ऑफ जो पॉलीथीन है वो यूज होता है। हम वेजिटेबल्स को ज्यादातर एलडीपी में पैक करते हैं, ठीक है, उसका मॉइस्चर बैरियर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हम ईवा यूज करते हैं, जैसे इथाइलिन विनाइल एसीटेट। ठीक है, जब मुझे ज्यादा या लार्ज क्वांटिटी में करना, पैक करना है, ठीक है, हीट सीलेबल है, फ्लेक्सिबल, ये कुछ है जिस पर कितने टेम्परेचर, कितने पे मेरे को ब्लांच करना चाहिए। अब हम ये थोड़ा सा देख रहे हैं कि हमारा जो कोल्ड चेन है वो काम कैसे करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल के बाद सिलेक्शन करा, उसको सेलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, अब वो मैन्युफैक्चरिंग में चला गया, चिलिंग प्रोसेस में, जो मैंने आपको डिफाइन करा था फ्लो चार्ट में। उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी, फिर वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होगा, फिर वो होल्डिंग स्टोर पे जा सकता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का रिटेल आउटलेट पे, ठीक है, फिर वो कंज्यूमर उसको बाय कर सकता है, हैंडल कर सकता है, कंज्यूमर हैंडलिंग तक ये प्रोसेस हो गया। तो ये जो कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर से हैंडलिंग स्टोर पे, हैंडलिंग स्टोर क्या है कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उससे पहले मेरे को कहीं कोल्ड स्टोरेज बनाना पड़ेगा, कि जहाँ पे मेरा सिटी में मेरे को कहीं ना कहीं हैंडलिंग के लिए चाहिए, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज पे जा सकता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पे जा सकता है। ठीक है, तो बीच में मुझे इंटरमीडिएट चाहिए होता है जहाँ पे मेरा जाके स्टोर हो, तो डबल ट्रिपल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड होता है। अब हम देखते हैं जो स्टोरेज है, अ, वो कैसे की जा सकती है, क्या क्या चीजें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, जैसे आप एक तो स्टोरेज का हो गया रेफ्रिजरेशन। ठीक है, आप बड़े, जैसे बड़े बड़े आपने देखा होगा आइसक्रीम वगैरह वाले, या रेफ्रिजरेशन जो कोल्ड डीप फ्रीजर्स होते हैं वो लेके रखते हैं, या फिर आप कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम्स होते हैं। ठीक है, मेन बेसिकली स्टोरेज के लिए ये दोनों चीजें यूज होती हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ तो दो चीजें हैं, एक तो जैसे मैंने आप फोटो में देख सकते हैं, ये रेफर कंटेनर है, तो रेफर कंटेनर ले सकते हैं आप, या फिर इंसुलेटेड, अगर मेरे को डोमेस्टिक करना है तो मैं रेफर ट्रक ले सकता हूँ।
तो इसके पीछे वही सेम कंटेनर है, यहाँ पे वो चीज़ें डीजल से चलता है। ये मेरा इलेक्ट्रिकल है, ये डीजल से, दोनों से मेरा जनरेटर से मेरा इलेक्ट्रिसिटी, जो मेरे ट्रक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है वहां से मेरा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग होती है, या लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम होता है, जो मैंने आपको बताया कि लास्ट माइल पे हम वहां पे लोकली मुझे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरा जो मॉनिटरिंग है मैं कैसे करूंगा, एक तो मैनुअल हो गया कि मैंने वहां पे लगा दिया और कर रहा है, एक ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं जो ऑटोमेट मेरा डाटा लॉगिंग करेगा। अब इसमें होता है एक तो आईओटी सेंस, एक तो डाटा लॉगर हो गया, मेरे कंप्यूटर में हर हर आधे घंटे में वो टेम्परेचर लेके मेरा डाटा दे रहा है, कुछ ऊपर नीचे होगा टेम्परेचर तो मुझे इन्फॉर्म कर देगा। आईओटी डिवाइस होता है मेरा मोबाइल पे, पूरा मेरा पूरा मोबाइल पे आ रहा है कि कितना क्या है, क्या टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है। तो आईओटी डिवाइस में क्या होता है कि वहां पे डाटा लॉगिंग हो रही है, डाटा लॉगिंग होकर मेरे को क्या ऊपर नीचे होगा तो मेरा मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, या मेरा स्काडा से कनेक्ट हो जाएगा, स्काडा बेस्ड सिस्टम जो होते हैं वहां पे ये काम आता है। अब चैलेंजेस क्या है ओल्ड चेन में, एक तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मेरा लाइट चला गया, मेरे को पता नहीं चला, मेरा जो कोल्ड स्टोरेज जो मटेरियल था वो मेरा बीच में रह गया, या टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हुआ तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो सही से नहीं बना, सही से एफिशिएंटली फ्रोजन ही नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो खराब हो जाएगा। इक्विपमेंट फेलियर, मेरे को मेंटेनेंस की जो भी चीजें हैं वो मेरे को रखनी है। ठीक है, जो भी मेरे सफिशिएंटली, वरना मेरा मटेरियल खराब हो जाएगा। ठीक है, सफिशिएंट मेंटेनेंस का जो रिक्वायरमेंट है मुझे रखना है, रेगुलरली सर्विस करवानी है, तो वो चीज मुझे ध्यान रखनी है कि वो इक्विपमेंट फेलियर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा मटेरियल पूरा खराब हो जाएगा। ये फ्रोजन में लिमिटेशंस है। और रेगुलेटरी कंप्लाइंस, जितनी भी रेगुलेटरी कंप्लाइंस है मेरे को फॉलो करनी होती है, और ह्यूमन एरर से मुझे बचना होता है। तो इन सबके लिए सिस्टम्स होते हैं, जो सिस्टम्स हम फॉलो करके टेक ओवर कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं चीजों को, कि मैं ऑटोमेटिक जनरेटर्स हो गए, डाटा लॉगर्स हो गए, इक्विपमेंट फेलियर होगा तो मेरे को डाटा लॉगिंग आ जाएगा, सारी मैं मेंटेनेंस करूँ, रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए सब चीजों के लिए सिस्टम्स है। अब क्वालिटी एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, सबसे पहले सिस्टमेटिक एक्टिविटीज है जो फूड प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग को एक क्वालिटी क्राइटेरिया से मीट करवाती है। ठीक है। अब वो पॉलिसीज होता है, प्रैक्टिस डिजाइन्स होते हैं, ठीक है, जो सेफ और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट बनाए आपका, एक जैसा प्रोडक्ट बने हर बार। ठीक। इसमें फूड सेफ्टी आ गया आपका, क्या है फूड सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके कंप्लायंस है वो सेटिस्फेक्शन में है, वो होता है ट्रेसेबिलिटी हो गया, रिकॉल मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गई, ब्रांड रेपुटेशन हो गई। ठीक है, जैसे आप ब्रांड, जैसे लोकल ब्रांड है तो लोकल का तो ऊपर नीचे आ जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अगर आप ब्रांड है तो आप एक जानते हैं कि यार उस ब्रांड का हर बार एक जैसा आता है, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड रेपुटेशन पे बात आ जाती है। अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हम देख लेते हैं। जैसे इंटरनेशनली हम कोडेक्स एलिमेंट्रिस फूड कोड भी बोलते हैं इसको, तो इंटरनेशनली गाइडलाइंस ये होता है जो डब्ल्यूटीओ फॉलो करता है। मेजरली ये जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जो मेजर रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसका हम देख लेते हैं, पर ये कोडेक्स एलिमेंट्रिस इंटरनेशनल बॉडी है जो सारे के सारे लॉज के साथ कोऑर्डिनेशन में रह के रीडायरेक्ट करते हैं। अब एफएसएसआई इंडिया का है, एफडीए यूएस में है, यूएस एफडीए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए करता है। अब यूयू रेगुलेशंस है। ठीक है। तो ये इसका जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो सबका अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री और एक्सपोर्टिंग है। अब हम जीएमपी की बात करते हैं, तो जीएमपी इट स्टैंड्स फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये इस एरिया में एज वेल एज सारे फूड एरियाज में जरूरी होती है। ठीक है, क्वालिटी इंश्योरेंस, कस्टमर सेफ्टी, कंप्लायंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये सब का जो फ्रेमवर्क है ये जीएमपी के गाइडलाइंस पे होता है। ऐसा हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसमें हम हैजार्ड को एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल जो सीसीपी होते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो हैजार्ड एनालिसिस है, इसका मतलब है कि कहीं पे हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कोई बीमार है, राइट, कोई बीमार है और वो फैक्ट्री में एंटर हो गया, एक तो वो चीज हो गई फैक्ट्री में एंटर हो गया, और वो उसने फूड में जो भी हैंडलर था वहां पे उसने काम करा, और उसको मान लेते हैं कि टाइफाइड था। ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफी कहीं ना कहीं मेरा कैरियर बना, और वो मेरे प्रोडक्ट में आ गया और प्रोडक्ट मार्केट में चला गया।
मार्केट में खबर आई कि इसमें तो ये खाने से तो किसी को टाइफाइड हो गया। ठीक है, उसने कंप्लेन करी, आपने चेक करा, चेक करके देखा कि यार मेरे प्रोडक्ट में तो सैल्मोनेला टाइफी है। तो अब आपका जो करेक्टिव एक्शन होगा वो क्या होगा? ठीक है, आपको वो समझना है। तो सबसे पहले तो आपको मॉनिटर करना चाहिए था वहां पे टेम्परेचर, उसको बुखार था तो वो चेक करना चाहिए था। ठीक है, या उसको काम करने नहीं देना चाहिए था। पर लेबर की शॉर्टेज के बहुत बार करने देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। पर वो नहीं करना है कि बीमार आदमी को काम नहीं, आराम चाहिए। तो वहां पे उसका चेकअप होना चाहिए। तो टेम्परेचर अगर हम उसका लेते और उसको वहां पे पता चल जा रहा है उसका फीवर है, अगर टाइफाइड होगा तो फीवर होगा ही, आएगा ही आएगा। तो वहां पे उसका फीवर था तो उसको वापस भेजने की जगह हमने काम करा, तो हम उसको वापस भेज देते तो आगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वहां पे हम पहले ही सीसीपी कंट्रोल करते हैं कि जो भी एंटर करेगा तो वहां पे उसका टेम्परेचर कंट्रोल होगा। अब फॉर एग्जांपल एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा ये सिनेरियो हो गया कि मेरे मेरी फैक्ट्री में कहीं से मेटल आ गया। ठीक है, किसी प्रोडक्ट में मेटल निकल गया, उसके बाद वहां पे लोहे की तार या मेरा पेज कहीं पे बोल्ट चला गया। अब उसने कंप्लेन करी, तो मेरा हजार्ड एनालिसिस क्या होगा कि मैं देखूंगा कहाँ से बोल्ट आया। दूसरा, मेरा करेक्टिव एक्शन क्या होगा, मैं मेटल डिटेक्टर लगाऊं। ठीक है, कि दोबारा किसी के पास ऐसा ना जाए। तो इसी को हम हजार्ड एनालिसिस बोलते हैं, और सीसी मेरा मेटल डिटेक्टर में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बन जाए। ठीक है, अगर हम पैथोजन की बात करें, जैसे मैंने पैथोजेंस का आपको एग्जांपल दिया, तो पैथोजेंस की हम बात करें तो बैक्टीरिया हो गया, जैसे सैल्मोनेला टाइफी बताया मैंने आपको, सैल्मोनेला हो गया, इकोलाई हो गया, कॉलोस्ट्रिडियम बोलेटिज्म हो गया, जिसको बोलेटिज्म होता है। और फ्रिक्वेंटली अकरिंग बैक्टीरिया इन फूड और भी होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। और वायरस हो गए, एंट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, नोरोवायरस, फंजाई हो गई, ईस्टर्न मोल्ड आ गए, स्पॉरेज बैक्टीरिया, स्पॉरेज फंजाई हो गए। जो आप देखते हैं अचार के ऊपर भी मोल्ड्स वगैरह उग जाते हैं, फफूंद हो जाती है, तो फफूंद हमारी फंजाई हो गई। तो जो भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी कीटाणु आया जिससे फूड का खराब हो रहा है, मतलब स्पॉइलेज हो रहा है, या किसी को बीमारी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी खराब भी नहीं होता, पर मतलब दिखने में आपको खराब नहीं लगेगा, पर कहीं ना कहीं उसमें ऐसा बैक्टीरिया है कि वो बीमार कर सकता है किसी। तो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हम ढूंढते हैं, जो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है वो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो वहां हमें वो कंट्रोल करना है। ठीक है, लोगों जो भी आए उसको हाथ धुलवा के काम कराए, वो सारी चीजें। कि मान लेते हैं वो घर पे कोई बीमार हो और वो बिना हाथ धोए काम करा, तो कहीं ना कहीं वहां से भी कंटामिनेशन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कपड़े चेंज कराए जाते हैं, या फैक्ट्री में आके कपड़े चेंज करते हैं, हाथ वॉश कराते हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं जरिया होता है किसी भी कंटामिनेशन का आने का। कंट्रोल मेजर्स हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल रखें, हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करें, नाखून कटे हों, हेयर नेट्स पहनी हो, ग्लव्स पहने हो, या हाथ वॉश करा के काम कराएं। ठीक है, अब पैकेजिंग एंड स्टोरेज को प्रॉपर रखें, टेस्टिंग और मॉनिटरिंग करें। ठीक है, टेस्टिंग किसी भी तरीके की फूड की भी हो सकती है, उससे पहले मेरी किसी भी हाइजीन पैरामीटर्स की भी हो सकती है। अब हम मार्केट इनसाइट्स क्या है, जिस जो मार्केट ड्राइव कैसे होता है उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जो कंज्यूमर डिमांड है, ठीक है, कंज्यूमर डिमांड पे कई कर, जैसे मैंने बताया कोविड के बाद कंज्यूमर डिमांड काफी बढ़ी। ठीक है, जैसे लोगों ने एक्सपीरियंस करा फूड को, तो एक्सपीरियंस करने का लगा कि ये तो सही चीज है, तो डिमांड कहीं ना कहीं, एक्सेप्टेंस बढ़ी, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से डिमांड बढ़ती है। ठीक है, कहीं पे मेरा एडवांसमेंट हो गया कि इस चीज में हो गया, जैसे मोमोज आने लगे, मोमोज की डिमांड बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो मोमोज को फ्रोजन करा तो मोमोज की डिमांड थी, तो मोमोज की आज की तारीख में हो सकता है कि बहुत से रेस्टोरेंट्स ने मोमोज इंट्रोड्यूस कर दिए फ्रोजन मोमोज लेके। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड्स आ गए कि मेरे को तो बिना प्रिजर्वेटिव का खाना खाना है, प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, तो फ्रोजन की डिमांड बढ़ी। ई कॉमर्स ग्रोथ हुई, ई कॉमर्स ग्रोथ हुई तो अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी चेन्स हैं, ठीक है, फ्रोजन फूड की बड़ी। ठीक है, आज की तारीख में जैसे नॉनवेज वगैरह वाले जितने भी ऐप्स हैं, आज की तारीख में बहुत सारे नॉनवेज वाले ऐप्स आ गए हैं, जो आपका डिलीवरी सिस्टम हो गया। ठीक है, वेजिटेबल्स के ऐप आ गए डिलीवरी, तो कहीं ना कहीं वहां पे फ्रोजन फूड बिक रहा है, क्विक कॉमर्स ग्रो हुआ, फ्रोजन फूड बिक रहा है। ठीक है, किसी को बर्गर बनाना है घर में, वो फ्रोजन टिक्की मंगा लेता है। ठीक है, तो वहां पे हो गया कि बन के साथ टिक्की आपको अपने आप दिख जाएगी। ठीक है, जैसे बन लिया वहां पे टिक्की ले लो, तो जो एआई सिस्टम्स आ गए, रेफरेंस सिस्टम्स आ गए, तो वहां पे भी वो ई कॉमर्स ने ग्रो करा है। इंडिविजुअल ऐप डिलीवरी एप्स आ गई हैं। ठीक है, अब रीजनल डायनेमिक्स है,
रीजनली कोई चीज ज्यादा बढ़ गई, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल थेपला आ गया, तो थेपला कर रहे हैं एक्सपोर्ट, तो रीजनली किसी चीज की डायमेक्स की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, किसी रीजन में वो ज्यादा होता है, कोई चीज ज्यादा होती है, एक रीजन वाइज कोई है, जैसे मान लेते हैं साउथ इंडिया है तो वहां पे डोसा वगैरह की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो डोसा फ्रोजन होने लग गया तो रीजनल डायनामिक्स में वो बढ़ जाएगा। अब चैलेंजेस हैं दूसरी चीजों में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे चैलेंजेस की बात करें तो बिना प्रिजर्वेटिव का कोई चीज पॉसिबल नहीं है, और यही चीज पॉसिबल है, चैलेंज है, तो ये ड्राइव होगा। ठीक है, और दूसरा दूसरा चैलेंज ये होगा, जैसे मान लेते हैं इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, दूसरा नहीं कर पा रहा तो फ्रोजन ज्यादा बिकेगा। जैसे अब मैगी ने करा, ठीक है, न्यूट्रिलिशियस बना दिया विद सोया एंड वेजीज। ठीक है, मार्केट में क्या चैलेंज था कि सोया और वेजीज है, कोई हेल्दी फ्रोजन फूड नहीं आ रहा, सब कटलेट ऑयली वाली वैसा तो बेच रहे हैं। ठीक है, सेक के खाने वाला नहीं आ रहा, तो इसने क्या चैलेंज को एक्सेप्ट करा और इसने ये चीज बनाई, तो सोया एंड वेजीज, सोया एंड वेजीज, सोया एंड वेजीज। ठीक है, प्रोटीन एंड फाइबर, प्रोटीन एंड फाइबर। तो कहीं ना कहीं क्या करा, हेल्थ को पकड़ा, कब सेम सिमिलर प्रोडक्ट बनाया और लॉन्च करा। मैगी का ब्रांड नेम है, पर ये नया कॉन्सेप्ट है, तो इजी मार्केट एक्सेप्टेंस आएगा। मार्केट ट्रेंड्स क्या है, हेल्थ, वेलनेस, कन्वीनियंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग, फॉर एग्जांपल दिस, सस्टेनेबिलिटी, ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट कंज्यूमर सेल्स। ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है, इसके से डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और प्रीमियमाइजेशन, जैसे प्रीमियमाइजेशन हो गया, मोमोज आ गए, और प्रीमियम गौरमे चीजें बिक रही हैं आज की तारीख में, मार्केट में गौरमे लेवल चल रहा है। ठीक है, और से और अच्छा क्या हो सकता है, बोज आ गए। ठीक है, तो जो नॉर्मली ट्रेंड वाली चीजें थी उससे ऊपर कुछ हटके, जैसे फ्रोजन पेस्ट्रीज आ रही हैं, चीज केक्स आ रहे हैं फ्रोजन। ठीक है, फ्रोजन डेजर्ट में बहुत बहुत सारी चीजें आ रही हैं, फ्रोजन योगर्ट आ गया। तो उससे ज्यादा भी, जैसे आज की तारीख में आप आइसक्रीम्स में देखेंगे, तो आइसक्रीम्स में आप स्विगी जोमेटो खोल के देखें तो लो कैलोरी आइसक्रीम आ रही है, मतलब हर तरह की आइसक्रीम, प्रोटीन आइसक्रीम आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं वो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है कि वो कम चीज थी, उससे ज्यादा दे रहे हैं, उसका वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि दूसरा नहीं कर रहा है। अब ये आप इजी टू प्रिपेयर जो कन्वीनियंस फूड का है, तो ये सारा का सारा आप एग्जांपल दे रहे हैं। तो रेडी टू ईट पास्ता है, बॉल्स हैं, कहीं सूप्स की हो गई, स्ट्रिप्स हो गई। तो फ्रोजन फूड आज की तारीख में अगर आप रेस्टोरेंट लाइन देखें, तो रेस्टोरेंट लाइन में क्विक जितने भी QRS है, वो सारे के सारे फ्रोजन फूड यूज करते हैं। अब हेल्थ पे देखें तो एक बाउल हो गया, प्रोटीन प्रोटीन केक करके, सैलेड्स हो गए, प्रोटीन बॉल्स हो गए, सैलेड है, हार्वेस्टेड सैलेड, ये सारे इनोवेटिव, ऑर्गेनिक हो गया, लो फैट हो गया, लो सोडियम हो गया, ऑर्गेनिक फूड्स हो गए, तो सारे हेल्थ ट्रेंड्स के एग्जाम्पल हो गए, कंज्यूमर फूड। ठीक है, एक पैकेजिंग है, जैसे नीदरलैंड्स में पैकेजिंग बनाई है। ठीक है, फ्रोजन, ये फ्रोजन हो सकती है पैकेजिंग, तो ये पैकेजिंग है नीदरलैंड्स में ये बनाई है, जो वाटर रेजिस्टेंट है, बट इसमें पेपर की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, फिर बिहेवियर, उसका बिहेवियर की वजह से इन्फ्लुएंस होगा परचेज डिसीजंस। ये कुछ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, बीकाजी हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, चैन चाइवॉन, इस्कॉन बालाजी, कोहिनूर फूड लिमिटेड, मैकैन, पिज्जा पक्का, टॉप टॉप फ्रेश, फ्रैंकीज। ठीक है, ऐसी बहुत सारी तमाम कंपनीज हैं जो अपने अपने सेक्टर में कर रही है। जैसे कोई, जैसे ये बीकाजी है, तो ये ट्रेडिशनल मील्स वगैरह में करते हैं, समोसे हो गए, या हल्दीराम्स का सेगमेंट है, ये एक्सपोर्ट ड्रिवन है। ठीक है, हल्दीराम्स भी है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल इंडियन कुजीन में है। अब हम कैप्रिकॉन पे आ जाते हैं, तो क्वालिटी अपना, नॉर्मली जो फार्म लेवल की चीजें होती हैं, है ना, ये मेगा फ्रूट जाइंट्स है, तो ये क्वालिटी फ्रोजन फूड बनाते हैं, जो भी फार्म लेवल का आइटम हो गया ये फ्रोजन करते हैं। चाइवान हो गया, तो ये सर्टिफाइड गोट मीट करते हैं, ये उसमें एक्सपर्ट है, तो 130 प्रोडक्ट है, पर गोट के आसपास ही है। अगर हम बात करें, ये इस्कॉन वाले पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स करते हैं, आलू के प्रोडक्ट्स करते हैं। कोहिनूर जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स करते हैं, जो माउथ वाटरिंग डेलिकेसीज हो गई। ठीक है, ये वो चीजों में है। मैकैन आप जानते हैं, आलू टिक्की वगैरह, ये भी पोटैटोज में एपेटाइजर्स वगैरह में ज्यादा करता है, पोटैटो भी हो सकता है, चीज वगैरह भी हो सकता है, पर एपेटाइजर्स जो भी फ्राई करके आप खा सके उसमें ये ज्यादा है, आलू टिक्की वगैरह, वेज टिक्की, उसमें ज्यादा है। मीट मीट ब्रांड है। ठीक है, रेस्टोरेंट QRS फ्लाइट को सबको फोक करता है,
पका आ गया, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में ज्यादा है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में ज्यादा है। टॉप फ्रेश जो है वो फ्रेश फ्रेश फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह करता है। ठीक है। वैंकीज अगेन चिकन और जो नॉनवेज डेलिकेसीज होती हैं उसमें डील करता है। अगर हम बात करते हैं एफएसआई के बारे में, जब आपको फ्रोजन फूड या कोई भी फूड का बिजनेस करना है तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एफएसआई लाइसेंस हो। तो एफएसआई क्या है? ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है, सेचुरेटेड बॉडी है, जो रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स। उनके जो भी स्टैंडर्ड है वो हमें फॉलो करने होते हैं। इनके तीन, एक एक रजिस्ट्रेशन होता है, दो लाइसेंसिंग होती है। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन होता है, पर वो फ्रोजन फूड में कहीं ना कहीं नहीं आता। अगर आपको इंटर स्टेट करना है या मतलब लोकल से ज्यादा करना है, अगर लोकल एरिया में करना है तो रजिस्ट्रेशन ओके, बट आपको अगर विद इन स्टेट, इंटर सिटी या फिर इंटर पैन इंडिया करना है, एक्सपोर्ट पैन इंडिया करना है, तो स्टेट लाइसेंस तक आपको लेना पड़ता है। अगर आप एक्सपोर्ट्स में जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। कुछ लिमिटेशन कैटेगरी वाइज है और कुछ लिमिटेशन टर्न ओवर के ऊपर है। तो 12 लाख हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, अप टू 12 लाख, स्टेट लाइसेंस के लिए अप टू 20 करोड़, सेंट्रल लाइसेंस के लिए ऊपर 20 करोड़। पर आपको एक्सपोर्ट करना है तो डायरेक्ट सेंट्रल लाइसेंस के ऊपर, अगर आपको इंटर स्टेट पैन इंडिया लेवल पे करना है तो स्टेट लाइसेंस। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर हम पैकेजिंग देखें तो इसमें ये 10 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं: नाम, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन ऑफ वेज या नॉन वेज लोगो, डिक्लेरेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस, एफएसआई लोगो, लाइसेंस नंबर, नेट वेट, एमआरपी, डेट मार्किंग्स, कंज्यूमर केयर डिटेल्स, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो जरूरी होता है, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ओरिजिन देना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, तलना है, फ्राई करना है, स्टीम करना है, जो भी करना है। ठीक है। अब उसको डिक्लेरेशन ऑफ फूड एलर्जेंट, अगर फूड एलर्जेंट है तो ये जैसे पैकेजिंग हो गया, ये वेज का लोगो है। ठीक है। नाम हो गया, आपके जो भी क्लेम्स हो गए, क्लेम हो गया। ये न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, ये नेट वेट लिखा है, ये डेट की मार्किंग, मैन्युफैक्चर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी यहाँ पे आ जाएगा। ये कंप्लेन वगैरह का आ गया, एड्रेस आ गया, एफएसआई का लोगो आ गया, ये सारी चीजें आ गई, इंस्ट्रक्शंस आ गए। ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की हम बात करें तो जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और डायरेक्ट डी टू सी। अभी डायरेक्ट चैनल से बेच रहे हैं तो प्रोड्यूसर बेचेगा, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को, सेकंड चेन में वो प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर। अगर आप थर्ड चैनल देख रहे हैं तो प्रोड्यूसर, जो मैन्युफैक्चरर वो होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को, मतलब होलसेलर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, फिर रिटेलर को, फिर कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो तीन, एक मॉडल तो हो गया आपका डायरेक्ट कंज्यूमर, डायरेक्ट टू सेल्स। एक हो गया मॉडर्न ट्रेड, जहां पे रिटेलर, रिटेलर जैसे आपका डी मार्ट हो गया। ठीक है। मॉडर्न ट्रेड क्या हो गया? एक बड़े मार्ट से उसके उसके मान लेते हैं इंडिया में 100 मार्ट है, किसी के 10 मार्ट है, 20 मार्ट है, तो आप डायरेक्ट रिटेलर को बेच रहे हैं। ठीक है। वो कंज्यूमर को बेच रहे हैं। अब हो गया मैं डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर को दे रहा हूँ, मतलब मान लेते हैं मेरे को पुणे में बेचना है, तो मैंने पुणे में डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दे रहा है। ठीक है। तो जनरल ट्रेड का सेगमेंट हो गया। अब एक चौथा सेगमेंट आता है कि प्रोड्यूसर एजेंट्स को दे रहा है, एजेंट होलसेलर को दे रहा है और रिटेलर, वहां पे ट्रेडिंग हो रही है पूरा कंप्लीट। तो क्या होता है यहाँ पे, जो जितने मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे वो फॉर एग्जाम्पल ये उन चीजों के लिए रेवलेंट है, जैसे कमोडिटी हो गया, मेरा पीस है। ठीक है। पीस मैंने बनाया, वो एजेंट है, एजेंट के होलसेलर है, 10 होलसेलर है, वहां पे उसने, एजेंट ने रेट फिक्स करा, उसने अपना अमाउंट लिया, पर उसमें आपको मार्केटिंग कॉस्ट नहीं देनी, कहीं आपको अपना बंधन लगाना है। एक तरह के सेल्स एजेंट टाइप कंपनीज भी हैं, और वो आपका माल बिकवाती है, तो वहां पे एक चैनल वो बनता है। ठीक है। ये जनरल ट्रेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर। ठीक है। लोकल ब्रॉड आपका, आपको होलसेलर और रिटेलर इन्वॉल्व है। ठीक है। ब्रॉड रीच मार्केट है लोकल में, लोकल में आप बेच सकते हैं। मॉडर्न ट्रेड में डायरेक्ट सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट्स हो गया, सेंट्रलाइज बाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। D2C में डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं वेबसाइट से, या फिर अपनी ऐप बना रहे हैं उनको बेच रहे हैं, जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं। ठीक है। ई कॉमर्स हो गया, ओमनी चैनल हो गया, मोबाइल कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो ओमनी चैनल बताता हूँ क्या होता है। मल्टी चैनल तो हो गया, जो मल्टी चैनल मार्केटिंग होती है, आप वेबसाइट से बेच रहे हैं, सोशल मीडिया से बेच रहे हैं, स्टोर से बेच रहे हैं और मोबाइल से बेच रहे हैं, ये तो हो गया बिजनेस।
ठीक है, जो मल्टी मल्टी चैनल मार्केटिंग हो गई, ये हो गई ओमनी चैनल मार्केटिंग। अब आप कंज्यूमर के इर्द गिर्द सब जगह बेच रहे हैं, मतलब स्टोर से लेना, स्टोर से लेना, वेब से लेना, वेब से लेना, स्टोर से लेना, वहां से लेना, व्हाट्सएप से ऑर्डर करना, व्हाट्सएप से ऑर्डर कर ले, वो कंज्यूमर के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर यहाँ पे एक मल्टी चेन होता है कि उसको, कि हम डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूमर कहीं से भी ले सकता है, उसको ऐसा शो कर रहे हैं कि ये भी अपना है, ये भी अपना है, ये भी अपना है, फ्रेंचाइजी भी अपनी है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर लो, ठीक है। तो कंज्यूमर फोकस्ड होती है ये, जो मल्टी चैनल होती है वो कंपनी फोकस्ड होती है। स्टार्ट विद योर बिजनेस एंड ट्रिकल्स डाउन टू द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को बाइंग के लिए बोलती है, वेब वाला मोबाइल, मोबाइल वाला वेब वाले को, स्टोर वाले को नहीं जानते, स्टोर वाला वेब वाले को, कस्टमर को नहीं जानते, डेटा इंटरचेंज नहीं होता। पर कस्टमर फोकस में देखें तो पुट द कस्टमर एट द सेंटर एंड द ऑल चैनल्स आर सीमलेस एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे एक्सपीरियंस सेंटर में चला जा, मोबाइल में कर रहा है तो सब जगह मेरा नेटवर्क घुमा हुआ है, ठीक है, उसका सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जो आज की कंपनी ओमनी चैनल में चलती है, ठीक है। स्टोर पे जाके लिया तो आपका ऐड मोबाइल पे भी आ जाएगा, दोबारा मोबाइल पे खरीद लो, ठीक है। तो वो ओमनी चैनल फॉलो करता है कंपनी, ज्यादातर जितनी भी कंपनी मॉडर्न ट्रेड में आ रही है या जो भी अपकमिंग कंपनीज है वो सारी की सारी उसी में करती है। आपने स्टोर से प्रोडक्ट लोगे, आपके पास उसके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ गया आपका, वो आपके पास ऑफर्स आने लग जाएंगे, व्हाट्सएप पे आने लग जाएंगे, आपको एड्स दिखने लग जाएंगी, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम है। अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में हम बात करें, SEO है, SSM है, आपका कंटेंट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, तो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज आ जाती है, ठीक है। वेबसाइट पे दिखना है, सोशल मीडिया पे दिखना है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है कि आपको किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, किसी आपने शेफ को भेज दिया, किसी को भेज दिया जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर है, तो आपका वो रिकमेंड करेगा, तो आपकी सेल्स वहां से ड्राइव होगी। अब डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है कि आपके पास डेटा आ गया, अब पर्सनल, जैसे मैं स्टोर की बात करता, स्टोर से डेटा आया, स्टोर में आपका मार्केट, तो आपको पता है कि जो टारगेट ऑडियंस है उसने स्टोर पे देखा या कहीं किसी और कंपनी का उसने स्टोर से आके खरीदा, ठीक है, तो वहां से आपका कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो वहां से आप डेटा ड्रिवन मार्केटिंग कर सकते हैं। या फिर दूसरी बात यह है कि आपके पास उसका डाटा कहीं ना कहीं से है कि फ्रोजन फूड लेता है, ठीक है, तो वहां पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। अब हम इंटरनेशनल मार्केट कंसेंट्स की बात करें तो मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है? एक तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं कि आप दूसरे, अपना माल दूसरे को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, मतलब मान लेते हैं कि दुबई में किसी को बेचना है, तो भैया एक्सक्लूसिविटी आप ले लेना कि दुबई में आप मेरा माल बेचो, इतना कमीशन सेट हो जाएगा, दुबई में मैं और किसी को माल नहीं दूंगा, ठीक है। एक तो वो चीज हो जाती है, ठीक है, लाइसेंस मैंने उसको फ्रेंचाइजी दे दी है, दुबई के लिए लाइसेंसिंग दे दी कि यहाँ पे आप मेरा माल बेचोगे, ठीक है। तो एक्सक्लूसिविटी के लिए वहां पे बचेगा, आप इंडिया में बना रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे वो इंपोर्ट करके वो डिस्ट्रीब्यूशन आपने उसका ले लिया, ठीक है। जॉइंट वेंचर्स होते हैं, साथ में काम कर रहे हैं, दो कंपनीज मिल गई, जैसे ब्रिटानिया ने बाहर की कंपनी के साथ लॉन्च, जब मिल्क इंडस्ट्री में घुसा था तो बाहर की कंपनी के साथ उसने जॉइंट वेंचर करा, उनकी एक्वायर्ड नॉलेज ले ली या मनी से जॉइंट वेंचर हुआ, जो भी हो सकती है आपके साथ जॉइंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि फॉरेन कंपनीज आप में इन्वेस्ट करें, फॉरेन इंडिविजुअल आपके में इन्वेस्ट करें। अब अब जो भी हम ट्रस्ट की बात करें या कॉम्पिटिटर की बात करें, है ना, और व्हाई इज ब्रांड क्रूशियल इन फूड, फ्रोजन फूड सेक्टर, तो ब्रांड की इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, क्यों बनाना जरूरी है ब्रांड? क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अगर ब्रांड नहीं बनाएंगे बेचना मुश्किल हो जाएगा, वैल्यू नहीं मिलेगी। डिजाइन होगा कि कोई देख के आपका, जैसे कोको कोला की बोतल आप कहीं से भी देख लीजिए, पहचान लेगा कोको कोला की बोतल है, ठीक है। तो डिजाइन नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा कि दोबारा वो आपका मटेरियल नहीं लेगा, दोबारा नहीं लेगा तो आपकी सेल्स ड्राइव नहीं होगी कि एक बार बेचना है दोबारा भी तो बेचना है। आइडेंटिटी नहीं बनेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लोगों देख के वो पहचान ले यार ये तो उस कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करे तो अपने आप बिके, तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसको वैल्यू मिलना चाहिए, जो उसने लिया उसको वर्थ ही रखना चाहिए। तो ब्रांडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ब्रांड नरेटिव हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, कंपेलिंग होना चाहिए, जो हम कांस्टेंट ब्रांड इमेज बना रहे हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैकैन बनाया तो मैकैन ने अपना आलू का उसका अच्छा होता है, ये होता है, वो हेल्दी है नहीं है वो डिफरेंट चीज है, ठीक है, पर वो खाने में लोगों को अच्छा लगता है, मैकडोनल्ड्स में खा रहे हैं, घर पे भी लाके खा रहे हैं, ठीक है। सफल मटर, हल्दीराम, तो जैसे अब अमूल बटर, फॉर एग्जाम्पल अमूल बटर ने अपना ब्रांड ने बनाया, दूसरे के बटर आते हैं, सही आते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं, पर अमूल का बटर क्यों? एक अलग ब्रांड नेरेटिव है, लोगों का ट्रस्ट है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे आप मदर डेयरी का बटर लेंगे, है ना,
तो ऐसा नहीं है कि वो खराब है, बट एक ट्रस्ट बन चुका है कि एक साइकोलॉजी बन जाती है, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, जैसे अब बीका जी भुजिया, हल्दीराम भी अच्छा है ऐसे तो, नाम है उसका भी, पर बीका जी ने इतना करा, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर लिया, ब्रांडिंग करी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसने वो ब्रांड वैल्यू बनाई जिसके वजह से उसको फायदा होता है। अमिताभ बच्चन को लिया उसने ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, नहीं लेता तो भी भुजिया बिक रहा था उसका। ठीक है, सफल का मटर हो गया, उसने क्वालिटी भी करा। तो सब किसी ना किसी चीज पे वो स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कांस्टेंट अपीलिंग, कांस्टेंट ब्रांड इमेज एक हमें क्रिएट करनी होती है। अब आप ये देखिए, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, औसम स्वाद प्रोटीन और फाइबर का के साथ इसने जो स्टैंड लिया है, ब्रांड इमेज अब न्यूट्रिलिशियस है, तो औसम स्वाद है भाई, सब स्वाद अच्छा है, तो वो तो बोलना पड़ेगा जो भी हमारा प्रोडक्ट में दम है। ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्ट में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, कंज्यूमर का पेन क्या है कि आज की तारीख में प्रोटीन और फाइबर नहीं मिलता। बड़े अच्छे से फ्रेम करा कि स्वाद भी अच्छा है, प्रोटीन और फाइबर के साथ भी है ना, और ट्राई 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 द रेंज टुडे, और अपीलिंग है। तो ऐसा भी नहीं है कि देख के ऐसे ना यार ज्यादा नया है, और मैंने प्रोटीन भी डाल दिया और फाइबर भी डाल दिया, है ना। तो सोया सोया और वेजीज डाला मैंने, तो सोया से और वेजीज से मेरा फाइबर और प्रोटीन वहां से आ गया। और ऐसा नहीं था वेजीज और लोग नहीं डाल रहे, और लोग भी डालते हैं, पर वो ये क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, सोया से प्रोटीन ला रहे हैं। अब यूएसपी की हम बात करें, तो यूएसपी कैसे डेवलप करेंगे हम किसी प्रोडक्ट में, यूएसपी कैसे डेवलप करेंगे? तो व्हाट कंज्यूमर्स वांट, फर्स्ट थिंग इज दैट कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, है ना, और व्हाट यू वांट, और तीसरा व्हाट योर कॉम्पिटिटर डू वेल, आपका कॉम्पिटिटर क्या अच्छा करता है। तो तीनों से मिलके बनती है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, है ना। एक तो आप क्या बढ़िया करते हैं, कॉम्पिटिटर क्या बढ़िया कर रहा है, और तीसरा कंज्यूमर को क्या चाहिए। ठीक है, वो आपको एनालाइज करना है, और इससे फिर आप यूएसपी अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मे बी आपका आपका कॉम्पिटिटर एनालिस्ट करिए कि मेरे को ये चीज करनी है, मैं ये चीज करना चाहता हूँ, ये चीज अच्छी करता हूँ। तो आपके आस जो भी कॉम्पिटिटर है उस रेंज में, ठीक है, वो चीज कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना। अब आप सर्वे कर सकते हैं, आप कंज्यूमर से बात कर सकते हैं कि यार ऐसा कैसे, मतलब कि इसमें क्या चीज है जो ये नहीं कर रहे हैं, क्या चीज है आपको क्या चाहिए कंज्यूमर्स को, यार ऐसा हो जाए तो ये बढ़िया रहेगा, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिर आप वो एनालाइज कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन डू फॉर द मार्केट। अब जो पैकेजिंग डिजाइन की बात करें, तो कंपीलिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने मैकन का आपको बताया था, तो पैकेजिंग डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जैसे आप मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, मैकन का दिखाया, ये दिखाया, तो प्रोडक्ट दिखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो 50% है वो प्रोडक्ट स्पेस लेगा, 50% से 70% आपको स्पेस प्रोडक्ट को देनी है। फिर आपके पास 30% to 40% स्पेस आपको ब्रांडिंग में यूज करनी है, क्लेम्स में हो गया 10 to 20%। उसके बाद आपका लोगो, लोगो आप समझिए 20% पे लोगो होना चाहिए। तो वो एक एक नॉर्मल सी चीज है कि लोगो, क्लेम और आपके प्रोडक्ट का इमेज, ये मेन है, तीन हीरो है। अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या आप अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं तो आपके क्या क्या मॉडल हो सकता है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट बेच रहे हैं, दूसरे के लिए आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं कि आप दूसरे अपना माल दूसरे के पैकिंग में भी पैक करके दे रहे हैं। तीसरा आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मॉडल समझाए, बिजनेस मॉडल। तो इन्फ्लुएंस आप चूज कर सकते हैं कौन सा बिजनेस मॉडल आपको यूज करना है ना। अब जो बजट एलोकेशन है, वो आप फाइनेंशियल कंसिडरेशन में बजट एलोकेशन जरूर करें, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का कॉस्ट कंसिडरेशन जो भी है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके हिसाब से जो पैकेज और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, कोई भी आप फ्रोजन फूड का स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो प्रायरली करें। तो अब मैं इस पे भी आ जाते हैं कि बजटिंग में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, और कैसे स्टार्टअप में कैसे बजटिंग आपको डिसाइड करनी है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उस पर अब आ जाते हैं कि सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, उसमें रेंट और लीज, या फिर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी भी हो, तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया, इफ वी आर जस्ट टेकिंग अ स्मॉल स्केल यूनिट राइट नाउ, तो 20,000 से 50,000 में एक नॉर्मल है, विद इन द सिटी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा दूर भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। ठीक है, सिटी में, सिटी के आसपास एक
कन्वीनियंस एरिया में आपको 20,000 से 50,000 पर मंथ में आपको एक फैसिलिटी जिसमें आप स्मॉल स्केल यूनिट यूनिट चालू कर सके, वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा। रेंज मैंने बड़ी रखी है क्योंकि एरिया वाइज डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है। उसको रिनोवेट कराएंगे, उसमें आपका 1 लाख से 2 लाख खर्चा आ सकता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स हो गई, आपकी फ्लोरिंग हो गई, वॉल्स हो गए, ड्रेनेज हो गए, ठीक है। तो आपको फैसिलिटी उसके हिसाब से, फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा, वो सारी चीजों से मैच करें। फिर अगर हम बात करें एक IQF क्विक फ्रीजिंग मशीन की, तो वो 10 लाख से आपका 30 लाख तक डिपेंड करेगा आपका कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी क्या ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो उसके हिसाब से आपका डिपेंड करेगा उसका कॉस्ट। तो मिनिमम आप 10 लाख रुपए लेके चलिए, अप टू 30 लाख रुपए आप उस पर लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द आपको क्या प्रोडक्ट करना है, ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है, कितना आपको मतलब कितनी देर तक हीट करना पड़ेगा, वो सारा वो उस पर चेक होगा जब आपको वो पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अब पैकेजिंग मशीन्स हो गए, लेबलिंग इक्विपमेंट्स हो गए, वैक्यूम मशीन हो गई। तो अगेन ये जो फ्रोजन की हम बात करें, तो ये फ्रोजन में फॉर एग्जांपल आपकी पैकेजिंग में 25-30 हज़ार रुपए से लेके, है ना, मिनिमम आपका 1.5 लाख रुपए का खर्चा तो आपके टेबल्स, पैकेजिंग टेबल्स वगैरह मिला के, तो आप 1-1.5 लाख रुपए से पकड़ के 3 लाख रुपए तक होगा। वो भी आपकी कैपेसिटी और आपके क्या पैकेजिंग टाइप है, ठीक है। पैकेजिंग टाइप मतलब आप किस में पैक कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप ट्रे में पैक कर रहे हैं या पाउचेस पैक कर रहे हैं, तो उस पर डिफर करेगा। अगर हम अदर इक्विपमेंट्स की बात करें तो स्टेनलेस स्टील टेबल, वर्किंग टेबल, सिंक, रिफ्रिजरेशन यूनिट्स, यूटेंसिल्स, ठीक है, वो इनिशियल कॉस्ट में आपके कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी। अब हम रेगुलेटरी की बात करें तो FSSAI और मेट्रोलॉजी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। वो 10,000 से 20,000 का आपका लगभग वहां पे एक्सपेंड होगा। स्मॉल स्केल पे फैक्ट्री में आप बड़ी फैक्ट्री में जाए तो फैक्ट्री एक्ट वगैरह में आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप बड़ी फैक्ट्री कर रहे हैं तो आपको वहां पे वो आवश्यकता पड़ेगी। हाँ जी। अब जो रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री है, ये फिक्स एक्सपेंस नहीं होगा, ये आपका वैरी करेगा। जो भी आप टाइप ऑफ फ्रोजन फूड ले रहे हैं, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका इनिशियल इन्वेंट्री वो ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। आया माल, फिर खत्म हुआ, फिर आपने लिया, उस हिसाब से आपका ऑन गोइंग होगा, ये कोई फिक्स एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। इनिशियल जो भी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है वो डिपेंड करेगा आपके, तो एक वो कंसिडरेशन होगा। अब आपको जो लेबर कॉस्ट है, जो भी आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का वहाँ पे कॉस्ट है, तो आपको एवेलुएट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन स्टाफ हो गया, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन, एक तो प्रोडक्शन स्टाफ आपको रखना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए रखना पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जो भी सुपरवाइजर वगैरह हो गया, एक आपको वो रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आपका जो भी लेबर होगा डिपेंड करेगा वो कि कितना आपकी फैक्ट्री में लोड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टोटल वेज रेट्स, वो आपको वो डिपेंड करेगा, ठीक है। नॉर्मली ये तीन तो आपके स्किल्ड लेबर हो गई, बाकी आपके अनस्किल्ड लेबर हो सकती है। अब इनिशियल जो भी आप फंड्स, पैकेजिंग, पैकेज, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इनिशियल मार्केटिंग पे एफर्ट डालना चाहें लोकली या रीजनली, वो आप क्या आप लोकली करना चाहते हैं, रीजनली करना चाहते हैं, पैन इंडिया लेवल पे करना चाहते हैं, वो आपका वैरी करेगा, ठीक है। तो मेन ये चीजें हैं, ये मैंने कवर करी है। होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर पैकेजिंग डिजाइन की बात करें तो ये जैसे आप देख रहे हैं, तो 70% to 60% ये आपका ये आ गया। तो इसके बाद 20% में लोगो, और जो आपका 30% ये आपका 20% ये बचा, 20-30% यहाँ पे आपका नाम और आपके क्लेम्स, ठीक है। ये मेन चीज है जब भी आप पैकेजिंग डिजाइन करें। किसी किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी को थैंक यू कुछ सो मच पूछना है फॉर तो हैंड रेज राइट। करें। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो हम ये क्वेश्चन बात रिमेनिंग टाइम में क्वेश्चंस करो। अजय जी। है क्वेश्चन इधर। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ। जी, मेरा मेरा नाम आदि जातेगांवकर है। मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि मार्केट में ये प्रोडक्ट सेट कैसे करें। अगर सपोज किसका प्रोडक्ट नूडल्स है तो हम्म। मार्केट में वो सेट कैसे करेंगे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग कोई करता है इंसान, हम्म। हम्म। उसने रिटेल पैकेट निकाला है, उसके पास लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, एफ हम्म। एस है, ऐसा है, वो सब लाइसेंस है, लेकिन हम्म। मार्केट में वो प्रोडक्ट सेट हो नहीं रहा है तो कैसे करेंगे वो सेट। सर सर आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा पहली बात तो, कि वो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट आपका मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी में है या नहीं है। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको कि मार्केट में क्यों सेट नहीं आ रहा कंपनी, मतलब मार्केट में कुछ तो आपका वो आ रहा होगा ना कि ये सही नहीं है या क्या प्रोडक्ट सही नहीं है या मार्केटिंग आप सही नहीं कर रहे, तो क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है वहां अ, दिक्कत जहाँ पे आ रही है कि क्लाइंट जो है रहते हैं ना, वो पे? बोल रहे हैं कि हाँ आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ये है, हम्म। लेकिन कॉस्टिंग हम्म। बहुत ज्यादा जा रहा है। हाँ तो आपको फिर कॉस्टिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन सर वो ट्रांसपोर्ट में ही कॉस्ट बढ़ जाता है हमारा। देखो वो आपको देखिए, अब जितना का आपका प्राइस सेट कर रहे हैं, ठीक है, मेन क्या होता है ये मार्जिन पे सेट करते हैं, मार्जिन पे चलता है फिर कंप्यूटर प्राइस भी। वही तो आप इशू हो सस्ता रहा है कैसे मार्जिन। करेंगे, वो सस्ता कैसे करेंगे उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आप। मार्जिन जो है ना हमारा, वो बहुत ज्यादा, वो कंपटीशन के कारण मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट वाला भी बोलता है कि हम लोग इतना इतना लेंगे, और फिर सामने वाला कस्टमर बोलता है कि इतने में तो ये दूसरा प्रोडक्ट भी आ रहा है जिसका क्वालिटी एकदम लो है, हम्म। तो वो बोलता है कि तुम्हारे से क्यों लूं। तो फिर आपको कंज्यूमर डिमांड बनाना पड़ेगा कि कंज्यूमर ले। कभी तो क्या होता है सर, रिटेलर आपका मना कर रहा है क्योंकि आपका ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब कंज्यूमर को कैसे, कंज्यूमर खुद जाके मांगे, वो कैसे स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, कंज्यूमर खुद मांगे चाहे उसको मार्जिन कम मिले। तो कैसे होएगा सर तो, भैया वो जैसे मतलब। जाते हाँ हो जी सर। कुछ, आप क्या करो, क्या। आप है ना वो उद्योग वर्धिनी सुनील भाऊ है ना, उनको संपर्क करो पर्सनली, अच्छा। बात बात करो। ओके। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है कुछ, धनंजय जी सोनी बात करिए। हाँ जी। हाँ। सर मुझे जैसा अभी तीनों सेशन मैंने फूड प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन और फ्रोजन, ये तीनों भी सुना है, पर कुछ हम्म। मटेरियल मुझे ऐसा लग रहा है जो फ्रोजन में भी आ रहा है, डिहाइड्रेशन में भी आ रहा है। हम्म। तो ऐसे समय ये दोनों में फर्क क्या है, डिहाइड्रेशन एंड फ्रोजन। कुछ अ, जैसा अभी आपने वटाना बोला, ये हम्म। डिहाइड्रेशन का भी प्रोडक्ट है और फ्रोजन का भी प्रोडक्ट है। क्या चीज बोला मैंने, बटाना मीन्स। ये आप सफोला का ये सफल बोले ना, मटर, मटर जो होता है। मटर सफल मटर मटर। मटर। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो डिहाइड्रेशन में भी काम कर सकते हैं और फ्रोजन में भी काम कर सकते हैं। हाँ जी। तो दोनों में क्या फर्क है। फर्क ये सर, जैसे एक फ्रोजन में आपका चीज फ्रेश रहती है ना, फ्रोजन में जो इंटरेक्ट आएगा फ्रेश का आएगा, जो भी रेफरेंस है वो फ्रेश का आएगा, ठीक है। अगर हम उसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो डिहाइड में वो फ्रेश नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल राजमा है, तो वो कन्वीनियंस है कि आपका राजमा जो है वो उबला हुआ है, आप उसको फ्रोजन कर सकते हैं, ठीक है। पर आपका राजमा सूखा हुआ है तो आपको पूरा कुक करना पड़ेगा। तो जैसे वो जो जो आप बोल रहे हैं पीस हो गया, जैसे वो बटला होता है, तो वो बटला दाल दाल बना सकते हैं उसकी, वो सूख गया, सूखने के बाद उसको पूरा कुक करना पड़ेगा, तो फ्रेश नहीं रहेगा, फ्रेश जैसा फील नहीं देगा। ओके, और मेन इसके यही अलावा। होगा, वैल्यू लो हो गई क्योंकि वो फ्रेश फ्रेश, आप जैसे आप हैं तो आपको, आप बोलोगे मुझे फ्रेश चीज चाहिए, तो फ्रेश जैसा दिख चीज चाहिए, राइट। वो दोनों का चीज ही अलग है, दोनों मतलब मटेरियल ही अलग है। वो दाल बन गया और वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसमें से मॉइस्चर उड़ गया।
ओके, दूसरी चीज ये जो फ्रोजन फूड के समय अपना जो सबसे मेन है उसमें फ्रीजिंग, हम्म। ये कॉस्ट कैसा जाता है? म्हणजे नॉर्मली जैसा प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का है हम्म। और अगर वो 200 में बिक रहा है, तो जो हम्म। 100 रुपीज की में म्हणजे इसका कॉस्ट बहुत होगा ना फ्रीजिंग का? नहीं सर, फ्रीजिंग का कॉस्ट डिपेंड करता है आपके प्रिक्वायरमेंट पे, क्योंकि 24 घंटे आप प्लांट चला रहे हो तो आप 1 किलो पे मान के चलिए मटर बनाने में मेरे को 20 रुपए खर्चा आता है। हम्म। ठीक है, पर मैं जब मटर खरीदूंगा तो मैं 5 रुपए 7 रुपए किलो खरीदूं, उसका मटेरियल निकाल के मेरे को 20 रुपए पड़ेगा, तो मैंने 40 रुपए मटर बना लिया, मैं 100 रुपए किलो बेचूंगा, 80 रुपए किलो बेचूंगा। ओके। है ना? अब मैं पैकेजिंग ब्रांडिंग करके बेचूंगा तो मैं 120 रुपए किलो बेचूंगा, जो आप देखते हैं मार्केट में जो आप लेते हैं। अब B2B पे जाऊंगा तो मेरे को 60 रुपए बेच दूंगा, किसी और के लिए पैक करूंगा, बाकी वो 120 में बेच सकता है। सो जिस और किसी का कोई प्रश्न है? हैंड रेज करें। मुझे लगता है किसी के कोई प्रश्न है नहीं। जितेश। यस, तो आई थिंक सर किसी के कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बट अगर आपको ये जो चीज़ें अभी सर ने डिस्कस की थी, ये इस 1.5 आवर्स के जो सेशन में, कि अलग अलग क्या एप्लीकेशंस है और बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है फ्रोजन फूड में, तो इसको अगर आपको डिटेल में सीखना है, तो उद्योग वर्धनी का एक लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके बारे में मैं क्विकली इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो बेसिकली हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव 3 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया है फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के रिगार्डिंग, जिसमें आपको स्टार्ट टू एंड किस तरीके से आप इस सेक्टर में आपका खुद का सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हो, इसके बारे में आपको थ्रो गाइडेंस मिलेगा। सो ये एंटायर जो कोर्स है, इसमें बेसिकली आपको मतलब फर्स्ट जो 2 वीक्स है इसमें क्षितिज सर आपको गाइड करेंगे, एंड द रिमेनिंग जो लास्ट एक वीक होगा इसमें अलग अलग जो बिजनेस एस्पेक्ट है वो हम कवर करेंगे। तो जैसे बाकी के भी हमारे जो कोर्सेज है जिसमें आपको कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस मिलता है, तो इस कम्युनिटी ग्रुप इस कोर्स में भी आपको बेसिकली हमारी जो अलुमनाई कम्युनिटी है, जो कि फूड प्रोसेसिंग फूड डिहाइड्रेशन में कई सारे जो पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आप बेसिकली नेटवर्किंग कर सकते हो। इस कम्युनिटी का एक्सेस आपको कोर्स में एनरोल करने के बाद मिलेगा। तो इस कोर्स में बेसिकली जो भी प्रोफेशनल इंटरेस्टेड है फूड प्रोसेसिंग में, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स रिटेल में, या फिर अगर आप फूड एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर और या फिर फूड टेक के स्टूडेंट है, या फिर एनीवन हु वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन द फूड फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, दे कैन इनरोल फॉर दिस कोर्स। तो इसमें हम अलग अलग मॉड्यूल में ये कोर्स हमने डिवाइड किया है। डे वन मॉड्यूल वन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन फूड्स, अलग अलग जो टाइप्स अभी सर ने बताए उसको हम डिटेल में जानेंगे। देन अलग अलग जो फ्रीजिंग टेक्निक्स है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में गाइडेंस दिया जाएगा। देन उसका पैकेजिंग और स्टोरेज किस तरीके से होता है, अलग अलग जो मेथड्स उसमें यूज होती है, अलग अलग जो पैकेजिंग कंसिडरेशन है उसके बारे में भी आपको डिटेल में गाइडेंस मिलेगा। देन कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम, उसका स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में गाइडेंस मिलेगा। देन फूड इंडस्ट्री के जो क्वालिटी और सेफ्टी कंप्लायंसेस है उसके बारे में भी आपको इस कोर्स में डिटेल में गाइडेंस। देन अभी मार्केट एंड कंज्यूमर ट्रेंड्स के बारे में एक ब्रीफ में सर ने इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके बारे में भी आपको डिटेल में जो अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज है किस तरीके से आपको स्टार्ट टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, आपको प्रोडक्ट में इनोवेशन किस तरीके से लाने हैं, इसके बारे में भी आपको गाइडेंस मिलेगा। और अलग अलग जो लॉज और रेगुलेशंस है रिगार्डिंग द फ्रोजन फूड, देन ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है, बिजनेस को प्लान आपको किस तरीके से करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में गाइडेंस मिलेगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल मार्केटिंग फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है इस सेक्टर में। देन जो लास्ट 1 वीक होगा, तो ये बेसिकली फर्स्ट 10 मॉड्यूल्स 2 वीक्स में कवर किए जाएंगे, एंड द लास्ट मॉड्यूल विल बी अबाउट वेरियस बिजनेस एस्पेक्ट। तो इसमें अलग अलग जो एक्सपर्ट्स है
वो आपको गाइड करेंगे डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, जैसे कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, FSSI रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, देन सेल्स एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्ट प्लानिंग, देन मार्केट सर्वे। तो ये कोर्स की जो फीस है ये 7,200 है, और इसकी जो न्यू बैच है ये शुरू हो रही है 31 से। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली उद्योगवर्धिनी के वेबसाइट में विजिट कीजिए। यहाँ पर कोर्सेज के सेक्शन में फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है यहाँ पर आप नेविगेट कीजिए। तो यहाँ पर आपको लास्ट में फ्रोजन फूड ऑनलाइन कोर्स ये पेज आपको मिलेगा। इस पेज के माध्यम से आप डायरेक्टली कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है मैं चैट बॉक्स में भी आप सभी के रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। जो भी पार्टिसिपेंट्स इनरोल करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली विजिट टू आवर वेबसाइट एंड इनरोल फॉर। और इसके अलावा अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है, वी स्टिल हैव द 15 मिनट्स। तो अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो हम कवर कर सकते हैं, अदरवाइज सर मुझे एक सवाल था कि फूड इंडस्ट्री में अगर अपने को इन्वॉल्व होना है तो क्वालिफिकेशन इज मैटर करेगा इसमें, कि आपको थोड़ा सा म्हणजे बायोलॉजी केमिस्ट्री ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डिग्री रही तो ज्यादा आसान जाएगा, फ्यूचर में तकलीफ नहीं जाएगा, या किसी को भी जम सकता है? नहीं सर, किसी के लिए भी हो सकता है। सब्जेक्ट की नॉलेज आप कभी ले सकते हैं, डिग्री लेने की जरूरत नहीं होती। किसी जैसे अभी उद्योग वर्धनी जो कोर्स चला रहा है वो इसी के लिए है कि अगर प्रायर नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज हम दे रहे हैं। पर सब्जेक्ट में जैसे आप एग्रीकल्चर का आपके पास डिग्री भी हो मान लेते हैं, तो पर उसमें फ्रोजन टेक्नोलॉजी नहीं आता है। तो इसकी वजह मेरे से हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एकेडमिक नॉलेज जो है ना वो एक्चुअल में कुछ काम नहीं आता, ये हम सब लोग जानते हैं। इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं कि जो जो गैप है, एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है और जो हमारे पास जो नॉलेज है उसका जो गैप है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी इसके बारे में तो अभी कुछ जानकारी भी नहीं। बहुत सारे BSc एग्री या फिर और MSc बायो भी हुए होंगे तो उनको दे डोंट नो अबाउट इट। So definitely you have to have practical knowledge. Ultimately, that is counted in a business. चलो, मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अजय जी, वोट ऑफ थैंक्स। हाँ, ठीक है। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा, विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन, उद्योग वर्धिनी और विजडम एक्स्ट्रा कंसल्टेंट द्वारा आज का ये व्यवसाय मार्गदर्शन श्रृंखला का 6वां सत्र था। इस सत्र में भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट का मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आज के इस सेमिनार में श्री क्षितिज जी बागला, इन्होंने हमें फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नए व्यावसायिक अवसरों की जानकारी प्रदान की। जिस प्रकार इस इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में फ्रोजन फूड के बाजार में यह बाजार और भी बड़ा होगा। आज जिस प्रकार से हमें इस फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स और प्रोसेसिंग की बारे में जानकारी, अवेयरनेस प्राप्त हुई है, वो हमें इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए निश्चित ही प्रेरित करेगा। मैं श्री क्षितिज जी बागला, इनका दोनों प्रदेश संगठन और आयोजक संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ ही उद्योग वर्धिनी के जितेश जी सोनवने, इन्होंने जो ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी जानकारी दी, इसके लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यह श्रृंखला जिनके मार्गदर्शन में चल रही है, वे हमारे उद्योग वर्धिनी के श्री सुनील जी चांडक, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय महेश। कल जय का महेश। सेशन ये है ना स्कीम का? कल नहीं नहीं, कल कल तो नहीं है, नहीं है। कल नहीं, कल कल नहीं। कल हमने छुट्टी रखी है क्योंकि कल अपनी तो आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की वजह से। हाँ, तो करेक्ट। फिर 27-28 को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग के ऊपर है सेमिनार। उसकी एक अलग लिंक रहेगी, वो भेज देंगे हम। ग्रुप में डिटेल्स डाल देंगे उसका यस सब। यस। हाँ हाँ हाँ। ओके। थैंक यू। छुट्टी रखी है हाँ। और